Hey guys, I'm Akash के रवि and this is day 1 of our new series Master DaVinci Resolve in 7 days। इस एपिसोड के अंदर हम DaVinci Resolve के कोर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इन डेप्थ और स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग DaVinci Resolve का पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो को समझेंगे। इसके बाद इसके प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस के सारे फंडे को बिल्कुल जीरो से समझेंगे एंड ये सारे थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हम लास्टली DaVinci Resolve के फर्स्ट पेज मीडिया पेज के सारे कॉन्सेप्ट्स और इस पे वर्क करने के सारे बेस्ट वेज को समझेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेनिंग every single bit of it. I guarantee this episode will clear everything you doubt about DaVinci Resolve and its workflow. So without any further ado, let's get started. तो इससे पहले कि हम स्ट्रेट अवे DaVinci Resolve सीखना और इस पे एडिटिंग करना स्टार्ट करें, मैं कुछ चीजें यहाँ क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए और अगर आए भी तो आपको रीजन पता रहे कि ये किस वजह से आ रही है, राइट। सो DaVinci Resolve सीखने के लिए आपको ऑफ कोर्स एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जो कि एक डिसेंट सा होना चाहिए। डिसेंट यानी कि एक लेटेस्ट एंड पावरफुल सिस्टम, क्योंकि DaVinci एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड इसे इनफ रैम, ग्राफिक्स कार्ड और बहुत ज्यादा डिस्क स्पेस चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर में रहने चाहिए। लाइक मैं यूज करता हूँ विंडोज पीसी, तो मेरे पास एक एनवीडिया का कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड, और इसके अलावा मेरे पास 64 GB रैम है। इसके अलावा मेरे पास दो SSD है, एक इंटरनल जो कि 1 TB का है और एक एक्सटर्नल जो कि 4 TB का है। और अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा पावरफुल रहे और उस पे M1 या M2 कार्ड जो भी लेटेस्ट वाला है वो रहे, ताकि वो DaVinci Resolve को अच्छे से रन कर पाए और आपको स्मूदर प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस मिले। इसके अलावा नेक्स्ट आपको ऑब्वियसली चाहिए DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आपको जाना है Blackmagic डिजाइन वेबसाइट पर एंड यहाँ से जाना है सपोर्ट पर एंड देन यहाँ से DaVinci Resolve एंड फ्यूजन सॉफ्टवेयर, इसे क्लिक करना है एंड आपके पास लेटेस्ट डाउनलोड के ऑप्शन मिलेंगे फॉर DaVinci Resolve एंड DaVinci Resolve स्टूडियो। सो DaVinci के यहाँ दो वर्जन अवेलेबल है हमारे लिए, एक है फ्री वर्जन और एक है स्टूडियो वर्जन जो कि पेड है। इन दोनों के बारे में और इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो फ्री वर्जन है वो आपके लिए इनफ होगा अनलेस आप कोई CGI वर्क या फिर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल वाला हाई इंटेंस VFX अगर करना नहीं चाहते हो तो। एंड ये जो फ्री वर्जन है इसका सिर्फ नेम फ्री है, इसमें और पेड वर्जन में बहुत ही कम डिफरेंसेस है। इसके अंदर हम 4K 60 FPS तक वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं, जो ऑलरेडी हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए इनफ है। हमें इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, इसलिए इस कोर्स के लिए फ्री वर्जन इनफ होगा। मैं जो भी बताऊंगा इस कोर्स में वो 90 to 95% फ्री वर्जन में ही हो रहा होगा। सो हमें यहाँ दिख रहा है लेटेस्ट डाउनलोड्स जो कि अभी 19.1.2 है एंड ये 18 दिसंबर को रिलीज हुआ है। सो इसे डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से चूज करना है। लाइक मैं यूज करता हूँ विंडोज, तो मैं विंडोज चूज करूंगा और मैं यहाँ से स्टूडियो वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका लाइसेंस है जो कि मैंने 1 साल पहले लिया हुआ है। तो मैं विंडोज में क्लिक करूंगा और जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा हमारे पास एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको यहाँ अपना डिटेल्स भरना है और यहाँ से रजिस्टर एंड डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इसे परचेस किए हुए हो तो आप डाउनलोड ओनली पर क्लिक करोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा इसके साइड में आपको मैनुअल्स मिल रहे होंगे, सपोर्ट नोट्स, जो कि अगर आपको जानना है कि न्यू फीचर्स में क्या क्या अपडेट्स आए हुए हैं और इसका एक फुल गाइड चाहिए कि यहाँ DaVinci के अंदर ये ऑप्शन किस काम का है और ये कैसे काम करता है, तो आप PDF मैनुअल भी यहाँ से डाउनलोड कर पाते हो। इसके अलावा DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर आपको PC, मैक और iPads के लिए भी अवेलेबल है, पर हम इस कोर्स में से सीख रहे हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, इसके अलावा थर्ड चीज जो आपको चाहिए वो है एडिटिंग फील्ड के कुछ नॉलेज। लाइक इस कोर्स से पहले आपने कभी भी कोई वीडियो एडिटिंग किया हुआ है या तो स्मार्टफोन, iPad या कंप्यूटर में, तो आपको कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी DaVinci के अंदर और आपके फंडामेंटल्स पहले से ही स्ट्रांग रहेंगे, राइट। लाइक टाइमलाइन, रेजोल्यूशन, FPS वगैरह क्या होते हैं वो आपको पता होंगे अगर आपने किया होगा तो। और अगर आपको पता नहीं भी है तो ये पूरा ओके है। मैं इस कोर्स को पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये समझ के कि आपको कुछ नहीं आता है। ओके, सो दैट इज ऑल द 3 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड इन DaVinci Resolve। सो DaVinci Resolve डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है जिप से एंड देन कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे जो मेन क्वेश्चन हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर है क्या और ये कैसे दूसरे सॉफ्टवेयर से अलग है और ये क्या कर सकता है। सो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो DaVinci Resolve एक कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि वीडियो एडिटिंग स्वीट है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप शूटिंग करने के बाद जो भी होता है एक पोस्ट प्रोडक्शन में या फिर वीडियो एडिटिंग करने में, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कैमरे से अपने वीडियो को शूट कर लिया, अब हमारे पास हमारा फुटेजेस होगा, उसे हम DaVinci के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड जो भी काम होता है एक मैनेजमेंट का, मीडिया मैनेजमेंट का, वो सारी चीजें हम DaVinci के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद इन फुटेज को हम कट करते हैं, उसे ट्रिम करते हैं और एक स्टोरी की तरह उसे रखते हैं सीक्वेंस में, जिसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। देन उसके बाद अगर हम चाहें तो उस पर कोई ऑडियो लगाते हैं, कोई म्यूजिक लगाते हैं, कोई साउंड इफेक्ट्स, कोई डायलॉग एंड देन अगर हमें चाहिए तो कुछ विजुअल इफेक्ट्स लगाते हैं, लाइक ब्लर करना हो किसी चीज को, कोई एडवांस 3D वर्क करना हो, किसी सब्जेक्ट को मास्क करना हो, उसके पीछे टेक्स्ट डालना हो या फिर कोई VFX लाइक आग वगैरह निकालना हो, तो हम वो चीज कर सकते हैं। देन कुछ टाइटल्स, कुछ टेक्स्ट या मोशन ग्राफिक्स हम ऐड कर सकते हैं, लाइक कोई शेप या टेक्स्ट एनिमेशन एंड देन
हम उसे एक लुक एंड फील देते हैं जिसे हम बोलते हैं कलर करेक्ट या फिर कलर ग्रेडिंग। एंड देन फाइनली ये सारे पोस्ट प्रोडक्शन चीजें करने के बाद हम उसे रेंडर करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं और उसे जहां पे भी अपलोड करना है लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या फिर कहीं भी हम उसे एडिट कर पाते हैं। तो DaVinci Resolve एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा सारा टास्क एक साथ कर सकता है। इसमें हमें ये सारे टास्क के लिए अलग अलग से बहुत ही एडवांस टूल्स मिलते हैं और बहुत ही एडवांस्ड पेज मिलते हैं जो कि बहुत ही हायर लेवल, प्रोफेशनल लेवल के हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि DaVinci Resolve इन सारी चीजों को एक साथ कर सकता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बेसिक लेवल तक करेगा या फिर मिड लेवल तक करेगा। ये लिटरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे डिजाइन किया गया है ये सारे टास्क को एक साथ करने के लिए, वो भी बहुत एडवांस इंडस्ट्री लेवल तक। एंड मैं ये जो DaVinci का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं और DaVinci को एक कंप्लीट प्रोफेशनल टूल बोल रहा हूं, तो आपको जानना चाहिए कि DaVinci के अलावा किसी अदर ऐप्स का वर्कफ्लो देखें यही सेम चीज को करने के लिए तो हमें मिनिमम 4 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे प्रोफेशनली करने के लिए। नोट दैट कि मैं यहाँ प्रोफेशनली वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स से Adobe के 4 ऐप्स है। प्रीमियर प्रो है हमारे वीडियो एडिटिंग करने के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स है VFX के लिए एंड कंपोजिटिंग के लिए, एंड देन Adobe Audition हमारे ऑडियो को एडिट करने के लिए, देन मीडिया एनकोडर है जो कि रेंडर करने के लिए। तो अगर हम DaVinci के अलावा अगर Adobe प्रेफर करेंगे तो हमें ये 4 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जिसके लिए हमें अलग अलग मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम इन सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे कोई वीडियो एडिट करना है तो मैंने उसे किया प्रीमियर प्रो में एडिट, और लेट्स से मुझे उसमें कोई VFX ऐड करना है तो मैं जाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में। राइट नाउ वी नो कि इसमें एक डायनेमिक लिंक ऑप्शन आ गया है जहां से आप प्रीमियर प्रो को और आफ्टर इफेक्ट्स को लिंक कर पाते हो, बट स्टिल हमें प्रीमियर प्रो को छोड़कर किसी और सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना काम हम डन करेंगे, वापस से उसे प्रीमियर प्रो में लाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ 2 काम हो गए। इसके अलावा अगर हमें वापस से उस वीडियो एडिटिंग में या फिर हमने जहाँ पे VFX लगाया, मतलब हमने अपना VFX एंड कंपोजिटिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर हमें कोई एडवांस साउंड डिजाइन करना है तो हमें जाना पड़ेगा ऑडिशन, ओके, एंड देन वापस से प्रीमियर प्रो में आना पड़ेगा एंड देन उसे एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनली। मैं जानता हूं कि प्रीमियर प्रो में एनिमेशन का अलग पैनल है, ऑडियो एडिटिंग का भी अलग पैनल है एंड रेंडर करने का भी अलग पैनल है, बट स्टिल हमें प्रोफेशनली अगर कोई स्पेसिफिक बहुत ही हायर लेवल कोडिक वाले वीडियो को एक्सपोर्ट करना हो तो हमें मीडिया एनकोडर चाहिए होता है जो कि Adobe का ही है। जस्ट लाइक एप्पल जो हमें अब सिर्फ एक फोन देते हैं और एक तार देते हैं, चार्जर भी देते हैं, चार्जर हमें खरीदना पड़ता है। उस तरह से प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स भी है, पर अगर हमें रेंडर जॉब करना है कोई हायर लेवल में तो हमें मीडिया एनकोडर चाहिए होता है जो हम इन सॉफ्टवेयर से उस पर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। और इन चारों सॉफ्टवेयर में हमें अलग अलग काम करना पड़ता है विच इज अ हेडेक, राइट, और हमें मंथली पेमेंट भी करना पड़ता है विच इज नॉट गुड, राइट। बट ऑन द अदर हैंड DaVinci Resolve इज फ्री, और इसका आई नो कि एक पेड वर्जन भी है, बट फ्री वर्जन में हम 4K अल्ट्रा HD तक वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं विद 60 FPS 8-bit वीडियो। जिसके अलावा फ्री वर्जन में ही हमें मल्टी यूजर कोलैबोरेशन फीचर मिलता है विद HDR ग्रेडिंग विच इज ऑसम। सो DaVinci Resolve एक वन स्टॉप शॉप है हमारे हर तरह के पोस्ट प्रोडक्शन काम के लिए। जस्ट हमें अपना वीडियो शूट करना है और बाकी का सारा काम आप DaVinci के अंदर कर सकते हो। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक यूट्यूबर हो, या फिर अगर आप रील्स या फिर शॉर्ट कंटेंट बनाते हो तो आपके लिए ये DaVinci Resolve का फ्री वर्जन इनफ है। आप इस पे सारे काम 4K क्वालिटी तक कर सकते हो विदाउट एनी वाटरमार्क फॉर लाइफ टाइम। इसके अलावा आपके पास DaVinci Resolve स्टूडियो वर्जन है जो कि ओनली $295 का आता है विद लाइफ टाइम अपडेट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो आपको फ्री वर्जन में मिल रहा था वो सारे फीचर्स आपको स्टूडियो वर्जन में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग टूल मिलेंगे लाइक मैजिक मास्क यानी कि रोटोस्कोपिंग, फिल्म ग्रेन, ऑप्टिकल ब्लर एंड नॉइज रिडक्शन और बहुत सारे एडवांस टूल्स। ये पेड वर्जन 8 बिट से ज्यादा कलर प्रोफाइल वाले वीडियोस को सपोर्ट करेगा लाइक 10 बिट, वो भी 120 FPS वाले वीडियो के साथ, विच इज माइंड ब्लोइंग। एंड रिमेंबर ये पेड वर्जन आपको एक ही बार परचेस करना है, जिसके बाद आप इसके लाइसेंस को 2 अलग अलग सिस्टम में यूज कर सकते हो सेपरेटली। एंड अब DaVinci Resolve को ओपन करने और उसके इंटरफेस को देखने से पहले मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा और आपको DaVinci के सारे पेजेस एंड वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो कैसा है वो समझा दूंगा। सो DaVinci Resolve में वीडियो एडिटिंग यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन करने का वर्कफ्लो कैसा है वो इससे आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है DaVinci Resolve एंड ये है इसके अलग अलग टैब्स यानी कि पेजेस। सो DaVinci में हमें 7 अलग अलग पेजेस मिलते हैं और वो 7 अलग अलग पेजेस इसलिए डिजाइन किए गए हैं क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड पोस्ट प्रोडक्शन में इसी तरह का सेम प्रोसेस होता है। अभी के लिए अगर हम इन टैब्स को भूल जाएं और सिर्फ इस वाले डायग्राम पर नजर डालें तो ये आपको पूरे कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन का नॉलेज दे देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरा में, अपने फोन में, उसके बाद हम उन्हें अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। एंड ये चीज हम करते हैं DaVinci के अंदर मीडिया टैब में। इसके बाद हम उसे रीनेम करते हैं, लेबल करते हैं, फेवरेट्स करते हैं, या फिर जिस तरह से हम उसे कैटेगराइज करना है वो हम कर लेते हैं। देन हम उसे करते हैं एडिट। एडिट हम कैसे करते हैं, सिंपली हमारे पास 4-5 वीडियोस हैं तो हम उन्हें ट्रिम करते हैं, उनका सही पार्ट जहां पे ब्लूपर्स है उसे हम हटाते हैं और जो सही पार्ट रहता है उसे हम कीप करते हैं और उसे एक सीक्वेंस में रखते हैं, तब जाके एक स्टोरी टेल होता है, राइट। तो हम ये सेम कट एंड एडिट DaVinci के कट पेज और एडिट पेज में कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हमें उस वीडियो में जिसे हमने काटा और एक सीक्वेंस में लगाया उस पर हमें कोई विजुअल इफेक्ट्स लाइक लेंस ब्लर या फिर किसी तरह का मोशन ब्लर या फिर कोई आग जनरेट करना हो या फिर स्पीड रैम करना हो या फिर स्लोमो क्रिएट करना हो तो वो चीज हम
हम करते हैं फ्यूजन टैब के अंदर। इसी के साथ हम फ्यूजन टैब के अंदर मोशन ग्राफिक्स यानी कि अपने लोगो डिजाइन, लोगो एनिमेशन या फिर टेक्स्ट या शेप एनिमेशन कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। इसके बाद जब हमने अपने वीडियो में विजुअल इफेक्ट्स एंड मोशन ग्राफिक्स लगा लिया, इसके बाद हम उसे एक लुक देते हैं, एक कलर देते हैं उसे, लाइक जो भी आपको देना हो। लाइक अगर आपने मनी हाइस्ट देखा हुआ है तो उस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स का एक मेन लुक है जो कि एक वार्म और ग्रीन लुक, राइट। तो हम अपने फुटेज या मूवी को एक सर्टेन लुक एंड फील देते हैं, जिससे कि व्यूअर समझते हैं कि हाँ वो मूवी किस तरह का है, इंटेंस है, फनी है या फिर रोमांटिक है, राइट। देन कलर करने के बाद हम उस पर एडवांस्ड, अगर हमें ऑडियो इफेक्ट डालना हो या फिर साउंड डिजाइन करना हो तो हम उसे करते हैं फिल एड में। ये साउंड डिजाइन का पार्ट हम अपने एडिट टैब में भी कर पाते हैं, विच इज द मेन पार्ट ऑफ डूइंग साउंड डिजाइन। बट अगर हमें बहुत ही एडवांस जाना हो, बहुत ही हायर लेवल और बहुत ही तगड़े चीज करना हो, लाइक डॉल्बी ऑडियो के साथ काम करना हो, 3D 8D वाले ऑडियो इफेक्ट डालने हो, तो हम फेयरलाइट पेज में उसे कर रहे होते हैं। इसके बाद एडिटिंग फेज के सारी चीजें करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एंड उसे जहां पे भी अपलोड करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर नेटफ्लिक्स, हम उसे अपलोड कर पाते हैं। सो डाविंची का आइडिया भी एग्जैक्ट सेम है। हमारे पास सारे टास्क के लिए अलग अलग पेजेस दिए गए हैं एंड वो सीक्वेंस में है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर पोस्ट प्रोडक्शन। हमारे पास अलग अलग पेजेस हैं अलग अलग टास्क के लिए, लाइक ये कट पेज, ये हमारा एडिट पेज, यू कैन सी यहाँ वीडियो वर्क भी हो रहा है और ये साउंड डिजाइन भी हो रहा है। देन हमारे पास हमारा कलर पेज जहां पे हम कलर कर रहे होते हैं, देन हमारा वीएफएक्स एंड देन हमारा एडवांस्ड साउंड डिजाइन प्रोसेस। ये सारे टैब इसी सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है तो आपको इन सारे टैब्स, इन सारे डिपार्टमेंट को मास्टर करना पड़ेगा या फिर कंप्लीट सीखना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हायर लेवल पर रहकर वीएफएक्स, सीजीआई या फिर कंपोजिटिंग नहीं कर रहे हो तो आप इसमें जितना आपको चाहिए उतना ही आप कर सकते हो, लाइक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स या मास्किंग एंड ऑल। या फिर आपको ये भी नहीं करना है तो सिर्फ आप एडिट टैब का यूज करो और अपना वीडियो रेंडर करो विदाउट इवन टचिंग एनी अदर पेजेस। एंड यस, फॉर अ रियल वर्ल्ड ओवरव्यू, ये है डाविंची का इंटरफेस एंड ये है वो सारे टैब्स जो हमने अभी देखा। सो अभी मैंने इसे सिर्फ आइकन में रखा हुआ है। मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से शो आइकन्स एंड लेबल करूँ तो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये मीडिया टैब है, ये कट टैब है, ये एडिट टैब है, ये फ्यूजन टैब है एंड ये सारे अदर टैब है। सो मैंने अभी ये वीडियो एडिट किया हुआ है जो कि सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्म रील या शॉर्ट्स कंटेंट है और मैंने इसे एडिट करते हुए सिर्फ यहाँ यूज किया हुआ है अपना एडिट टैब और अपना कलर टैब। सो अभी मैं अपने एडिट टैब में हूँ और मुझे ये टाइमलाइन शो हो रहा है, ओके। एंड अब अगर मैं एडिट टैब से फ्यूजन टैब में स्विच करूँ तो हमारा सेम टाइमलाइन यहाँ भी शेयर हो रहा है, विच इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट डाविंची रिजॉल्व। मैंने बताया कि हमें अलग अलग काम के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है हमारे वीडियो को एक्सपोर्ट करके, हमें जस्ट अपना टैब यहाँ से स्विच करना है एंड ये हमारा टाइमलाइन सारे टैब्स में शेयर करेगा, विच इज अमेजिंग। चाहे वो कलर टैब हो, फ्यूजन टैब हो या फिर फेयरलाइट टैब हो, हमारा टाइमलाइन शेयर हो रहा है और वो सारे लेयर्स नजर आ रहे हैं, विच इज रियली कूल। जैसा कि मैंने इस वाले प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अपना मीडिया टैब पहले ओपन किया, यहाँ मैंने अपना सारा फोल्डर्स ऑर्गेनाइज किया इस तरह से, लाइक टाइमलाइन, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, ग्राफिक्स, फुटेजेस, डायलॉग। देन मैं आया कट पेज में। अगर मुझे कट करना हो, लाइक ये कट वाली चीजें तो हम एडिट टैब में कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई बड़ा वीडियो है तो हम बहुत ही प्रिसाइजली कट टैब में ही रहकर अपना वीडियो कट करते हैं। देन इसके बाद हम गए एडिट टैब में और यहाँ कुछ एडिटिंग किया, कुछ टेक्स्ट ऐड किया इस तरह से एंड कुछ साउंड इफेक्ट्स यूज किए, म्यूजिक लगाए एंड देन हम आए फ्यूजन टैब में। फ्यूजन टैब में मैंने क्या किया, फ्यूजन टैब में मैंने इस फुटेज को फ्यूजन में ले जाकर कट आउट किया हुआ है इस तरह से। यू कैन सी हमारा फुटेज यहाँ मास्क आउट है और ये कुछ इस तरह से ट्रैक भी हो रहा है और ये चीज मैंने एडिट टैब में रहकर किया। सिंपली डाविंची के अंदर एडिट पेज में रहते हुए राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से ओपन फ्यूजन और यहाँ इसे मास्क आउट किया, व्हिच इज कूल। उसके बाद मुझे अपने सब्जेक्ट को कलर ग्रेड करना था तो मैं गया कलर पेज पर एंड इसे एक सर्टेन कलर लुक दिया विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स, ओके। सो दैट वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। इसके बाद मुझे अपने ऑडियो में कुछ इफेक्ट्स ऐड करने थे तो मैं गया फेयरलाइट पर और यहाँ से कुछ इफेक्ट्स ऐड किया, लाइक ये ओजोन ऑडियो इफेक्ट्स। एंड देन फाइनली सारा कुछ होने के बाद मैं इसे डिलीवर करने गया तो हमारे पास वो सेम टाइमलाइन, सेम प्रीव्यू, सेम सारा कुछ आ रहा है विद माय रेंडर सेटिंग्स एंड एक्सपोर्ट ऑप्शंस। सो दैट इज व्हाई वी कॉल डाविंची रिजॉल्व अ कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन स्वीट। सो डाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप इसे ओपन करते हो तो आपको मिलता है एक वेलकम स्क्रीन, यानी कि आपका प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे आपके राइट साइड में आपका सारा प्रोजेक्ट आप मैनेज करते हो या क्रिएट करते हो एंड लेफ्ट साइड में आपका है प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का लाइब्रेरी। जिस तरह से बुक्स का लाइब्रेरी होता है उसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट का भी लाइब्रेरी होता है। डाविंची के अंदर ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज एक फोल्डर की तरह है जहाँ पे हमारा सारा ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट स्टोर होता है, राइट। सो वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप डाविंची ओपन करते हो तो आपको यहाँ एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। ये जस्ट आपका एक गेटिंग स्टार्टेड प्रोजेक्ट है जो कि आपको गाइड करने के लिए है। इसके अलावा आपका यहाँ एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी होता है, इसके अंदर आपका बाय डिफॉल्ट लोकल डेटाबेस होता है। लोकल डेटाबेस बोलो या फिर लोकल लाइब्रेरी बोलो, ये सेम ही चीज है। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज यहाँ दिख रहा है वो मैक में शायद डेटाबेस के नाम से आ रहा होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही चीज है, ओके। एंड ये जो लोकल डेटाबेस बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट हो गया है वो हमारे उसी लोकेशन पर इंस्टॉल हो जाता है
है जहां पे हम अपना DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो नॉर्मली हम जो भी विंडोज में एप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में होता है, और मैंने भी ये DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो लोकल डेटाबेस है, अगर मैं इसे राइट क्लिक करूं और यहाँ से ओपन इन फाइल लोकेशन करूं तो ये मेरे सी ड्राइव पे ही होगा और इसका लोकेशन ये रहेगा। तो ये लोकल डेटाबेस आपके इंस्टॉल करते वक्त ही हो जाता है। अगर मैं इसे क्लिक करके ओपन करूं यहाँ से तो आपका यहाँ पर कुछ फाइल्स जनरेट हो गया है ऑटोमेटिकली। सो फॉर अ रिकैप, DaVinci के अंदर एक डेटाबेस का फंडा है जो कि कुछ नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे स्टोर करने का। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना लोकल डेटाबेस के अलावा, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट है, उसके अलावा आप यहाँ कोई और डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो जो कि आप किसी अदर लोकेशन, जो भी लोकेशन पर आपको इसे रखना है आप रख सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ अपना बनाया है एक YouTube डेटाबेस, तो मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, एक रील के लिए है शॉर्ट, एक एक्सप्लेनर वीडियो जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ YouTube पे रिकॉर्ड करने के लिए। ये फोल्डर में मैंने 4 प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं बाहर में निकाल सकता हूँ, बट ये ऐसा ही ठीक है क्योंकि मेरे सारे एक्सप्लेनर वीडियोस इन्हीं प्रोजेक्ट पर मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, सो जस्ट लाइक फ्यूजन ट्यूटोरियल्स मैं इस पे क्रिएट करता हूँ। DaVinci के नए अपडेट वाला वीडियो इस प्रोजेक्ट पर मैंने क्रिएट किया था। उसके अलावा ये लॉन्ग फॉर्म एंड ये 3D। एंड देन इसके बाद मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जो कि मेरे ट्यूटोरियल्स वाले प्रोजेक्ट है, जो कि मैं ट्यूटोरियल क्रिएट करता हूँ इस तरह का। तो ये सारी चीजें मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट पर रखा हुआ है, पर मैं सारा काम एक ही जगह पर अपलोड करता हूँ, वो है YouTube। तो मैंने एक YouTube का यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है। भले ही मैंने अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ क्रिएट किए हुए हैं, बट ये एक ही लाइब्रेरी यानी कि डेटाबेस में रखा हुआ है जो कि इस तरह से। एंड ये जो डेटाबेस है वो मैंने एक अदर लोकेशन पर सेट किया हुआ है जो कि ये है। ओके, सो यूजर्स, गेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स, तो मेरे पास ये सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। लाइक ये रील एक्सप्लेनर एक फोल्डर था, रिमेंबर, इसके अंदर मैंने 4 प्रोजेक्ट और रखा हुआ था, तो ये यहाँ शो हो रहा है। सो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट यहाँ सेव रहते हैं। इन्हें एक साथ डेटाबेस में स्टोर करने के फायदे बहुत सारे हैं। मैं आगे जैसे ये कोर्स अभी बढ़ेगा मैं आपको समझा दूंगा। लाइक इसी वीडियो के एंड में मैं मीडिया पूल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस पर आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है एक ही डेटाबेस पर सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करने का। अब हम समझेंगे कि कोई प्रोजेक्ट क्या होता है और DaVinci के अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब DaVinci के अंदर प्रोजेक्ट एंड फाइल्स कैसे स्टोर होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट DaVinci के अंदर कैसा है, अगर अलग है तो ये कैसा है। सो यू कैन सी मैंने यहाँ 3 मेन थिंग्स रखे हुए हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट, जो कि मैंने दिखाया अभी कि कैसे क्रिएट होता है। एंड देन है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हमारा क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में डिस्क होता है, राइट। एंड देन इसके बाद मैंने इन दोनों को ग्रुप करके रखा हुआ है एक फोल्डर में। अब ये क्या चीज है, तो अगर हम पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो DaVinci के अंदर ये जो प्रोजेक्ट फाइल होता है वो .drp होता है, यानी कि DaVinci Resolve प्रोजेक्ट फाइल। इसे हम क्रिएट करते हैं, इस पे मीडिया इंपोर्ट करते हैं, इस पर एडिट करते हैं, जो कुछ भी हमारा टास्क होता है वीडियो एडिटिंग में वो सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क सेव हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक अपना एक प्रोजेक्ट मैं यहाँ से ओपन करूं तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ये मीडियाज, ये टाइमलाइन, इसके अंदर यूज हो रहे हुए टेक्स्ट, सबटाइटल्स, म्यूजिक, कलर्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ और एक वीडियो एडिट डन कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है जिसका नेम है शॉर्ट्स रील, जिसके अंदर मैंने बड़े बड़े फाइल्स रखे हुए हैं। और अगर मैं इन्हीं में से कोई फाइल को यहाँ लोकेट करूँ, लाइक ये मैंने रखा हुआ है, ये बहुत ही बड़ा फाइल है, ये वीडियो मेरे, इस पर राइट क्लिक करूँ अगर और यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन करूँ, मतलब ये एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे था जहाँ से हमने इसे इंपोर्ट किया है, तो ये हमें एक लोकेशन देगा जहाँ पे हमने इन फुटेजेस को रखा था एक्चुअली में। तो ये हमारे G ड्राइव में है। इस डिस्क पर मैंने ये सारे फाइल्स रखे हुए हैं जिसमें 2 TB का स्पेस, ओके, क्योंकि ये बड़े फाइल्स है, मैंने यहाँ स्टोर किया। उसके बाद मैंने DaVinci में उसे इंपोर्ट किया और उस पर काम किया। जो भी इंफॉर्मेशन डालना था मैंने डाला और इस प्रोजेक्ट को यहाँ बंद कर दिया। लेट्स से क्लोज करंट प्रोजेक्ट, ओके। एंड वापस से मैं अपने वेलकम प्रोजेक्ट विंडो पर आ गया। एंड अब मैं इसी प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, अगर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट, ओके। एंड लेट्स से मैं इसे सेव करूंगा डेस्कटॉप पे। एंड ये है हमारा नेम एंड ये है DRP यानी कि DaVinci Resolve प्रोजेक्ट फाइल। इसे सेव करूंगा तो ये क्विकली सेव हो जाएगा। एंड अब उसे मैं चेक करूं तो ये है मेरा वो प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी सेव किया है। और अब अगर मैं इसका साइज देखूं तो ये सिर्फ 1 MB का है, सिर्फ 1 MB का, जबकि इसके अंदर मैंने 50 GB का अलग अलग फुटेजेस, भारी भरकम इफेक्ट, कलर करेक्शन, टाइटल्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि साइज में बहुत बड़े हैं। पर भी हमें अपना प्रोजेक्ट सिर्फ दिख रहा है 1 MB का, क्योंकि इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रहता है कि हमने क्या किया है इसके अंदर। अगर हम इस फाइल को किसी को सेंड करेंगे और उसे ओपन करेगा तो उसके पास हमने जो भी किया है वो सारे इंफॉर्मेशन होंगे, बस उसमें यूज किया गया मीडिया फाइल्स नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सिर्फ यहाँ इंफॉर्मेशन सेव करता है हमारे मीडिया फाइल्स का। हमने जो भी यहाँ कलर करेक्शन किया है, जो भी इफेक्ट्स लगाए हैं, जहां से हमने मीडिया इंपोर्ट किया है, मैनेज किया है, रीनेम किया है, वो सारा मेटा डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन ये सेव करता है। और जो मीडिया फाइल्स है वो आपके डिफॉल्ट लोकेशन जहां से आपने उसे इंपोर्ट किया होता है वहीं पे वो लोकेटेड रहता है। इसका मतलब अगर इस फाइल को हम किसी अपने दोस्त या फेलो एडिटर को भेजें और वो अगर इसे ओपन करता है तो उसको इसके साथ साथ मीडिया फाइल्स भी चाहिए होंगे जिससे वो फर्दर इस पे एडिट कर सकता है। अगर मीडिया फाइल्स हम उसे शेयर नहीं करेंगे तो ये हमेशा
रेड शो करेगा, मिसिंग शो करेगा। सो ये होता है .drp फाइल। ये होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन, मेटा डाटा यानी कि हमारे फुटेज का डेटा, फोल्डर्स जो हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर एडिटिंग करने के लिए, टाइमलाइंस जो हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर अलग अलग सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, एंड देन इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, कोई वीएफएक्स, कंपोजिट्स, ऑडियो एडिशंस जो भी हम साउंड डिजाइन करेंगे, लाइक हमने कोई म्यूजिक लाया, उसका साउंड हमने लो कर दिया, उसे कट मारा या फिर किसी भी तरह का ऑडियो एडिटिंग किया, वो होता है इसके अंदर। उसके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव होते हैं, एंड देन सारे कलर करेक्शन यानी कि जो भी हमने कलर अप्लाई किया है उसका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें सेव होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड ड्राइव यानी कि डिस्क स्पेस, जो मैंने अभी बताया कि हमें जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करना है उसे हम क्रिएट करते हैं, एंड वहां पे जो भी हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं वो हम हमारे हार्ड ड्राइव यानी कि डिस्क से इंपोर्ट करते हैं। लाइक अगर मैंने अपना कैमरा शूट किया है तो मैं इसका SD कार्ड निकालूंगा, डालूंगा अपने कंप्यूटर में एंड वहां से इंपोर्ट करूंगा। ओके, या तो SD कार्ड से कंप्यूटर में या फिर डायरेक्टली फ्रॉम SD कार्ड, राइट। एंड वो होता है हमारा एक्चुअल मीडिया। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम सिर्फ एडिटिंग करते हैं और वो सारे मीडिया फाइल कहां पे हैं एक्चुअली उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है, बाकी एक्चुअल मीडिया तो यहाँ होता है, राइट। इसके अलावा डाविंची रिजॉल्व में एडिटिंग करते वक्त प्रॉक्सीज फाइल, रेंडर कैश एंड स्टिल्स जो होता है वो हमारे हार्ड ड्राइव में ही स्टोर होता है। प्रॉक्सीज, स्टिल्स और कैश फाइल्स क्या है वो हम समझेंगे थोड़ी ही देर में और आने वाले क्लासेस में भी। बट ये जो सारी चीजें हैं जो डाविंची रिजॉल्व एडिटिंग करते वक्त ऑटोमेटिकली जनरेट करती है, वो सारे फाइल्स भी हार्ड ड्राइव में ही सेव होते हैं। इसके अलावा हम किसी प्रोजेक्ट पर एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद उसे एक्सपोर्ट करते हैं या फिर रेंडर करते हैं तो हम कहां रखते हैं, हमारे हार्ड ड्राइव में ही कहीं रखते हैं। सो ये दोनों मिलकर हमारा एक पूरा वीडियो एडिटिंग जो टास्क है वो कंप्लीट करता है। हमें अपना प्रोजेक्ट चाहिए, उसके अंदर हमारा मीडिया फाइल चाहिए जो कि रहता है हार्ड ड्राइव में, और उसके बाद हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें टूल चाहिए होता है। उसके बाद अगर हमारा क्लाइंट या हमारा फ्रेंड या कोई भी जो हमारे साथ एडिट करना चाहता हो वो अगर बोले कि मुझे तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा रॉ फाइल्स, पूरा टाइमलाइन, पूरा प्रोजेक्ट फाइल ही चाहिए, तो हमें सिंपली उसे अपना प्रोजेक्ट फाइल एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें अपना हार्ड ड्राइव में जो मीडिया फाइल्स है जो उसमें यूज हुए थे उसको भी देना पड़ेगा, तब जाके वो अपने सिस्टम में उसे ओपन कर पाएगा। एंड अब ये जो हम दोनों चीज एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट फाइल और हमारा हार्ड ड्राइव, वो डाविंची के अंदर हम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन आर्काइव फाइल जिसे हम बोलते हैं .dra फाइल, जिसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट एंड उसमें यूज हुए सारे मीडिया फाइल्स, प्रॉक्सीज एंड कैश फाइल्स साथ में ही एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये हमारा होता है .dra फाइल, एंड ये हम करते हैं डाविंची रिजॉल्व में इस तरह से। लाइक अगर मुझे इस शॉर्ट्स वाले का प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो भी है, टाइमलाइन है, मीडिया फाइल्स है, प्रॉक्सीज है या फिर किसी भी तरह के चीज हमने रखे हुए हैं, वो सारा हम एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग एंड देन एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव, एंड इसे हम लोकेट करेंगे जहां हमें करना हो और इस तरह से हम इसे सेव करेंगे। ये बहुत ही बड़ा फाइल है, जैसे हम इसे सेव करेंगे हमें ये पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए इस आर्काइव में, मीडिया फाइल्स, रेंडर कैश एंड प्रॉक्सी मीडिया भी चाहिए तो आप कर सकते हो, एंड देन यहाँ से ओके करोगे और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह का यहाँ नजर आता है। लाइक मैंने इसे यहाँ पे किया हुआ है, तो ये जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, शॉर्ट्स, आपका प्रोजेक्ट नेम एंड .dra डाविंची रिजॉल्व आर्काइव फाइल। और ये मैंने आधा ही एक्सपोर्ट किया था बट ये कुछ 12 GB का साइज अभी हुआ है, और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट फाइल एंड मीडिया फाइल सारे F डिस्क, मतलब F डिस्क में जो भी मैंने एसेट्स यूज किए थे, ये सारे एनिमेटेड स्केचेस वगैरह, कुछ ओवरले वगैरह, PNG वगैरह, वो सारे यहाँ कंबाइंड मुझे मिल रहे हैं। G ड्राइव के सारे ये मीडिया फाइल्स वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये है मेरा वो फाइल। ओके, सो इस तरह से हमें अपना पूरा प्रोजेक्ट शेयर करना हो तो हम इस तरह से उसे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या तो शेयर करने के लिए या फिर सेव करने के लिए। सो जैसा कि अब हमने प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस का सारा थ्योरी एंड बेसिक्स समझ लिए हैं, अब हम इसे एक्चुअली यहाँ क्रिएट करना सीखेंगे। सो वी नो कि फर्स्ट टाइम डाविंची ओपन करने पर हमें यहाँ बाय डिफॉल्ट एक अनटाइटल प्रोजेक्ट मिलता है जो कि ब्लैंक होता है, एंड ये हमारे डिफॉल्ट लोकल डेटाबेस में स्टोर रहता है। एंड इन केस अगर आपका ये डेटाबेस नजर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि ये जो पैनल है लाइब्रेरीज का वो यहाँ से इस तरह से हाइड हो। आपको जस्ट इस बटन पर क्लिक करना है और आपका ये लाइब्रेरीज नजर आने लगेगा। तो ये है हमारा डिफॉल्ट डेटाबेस। इसके नीचे मैंने यहाँ अपना एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है जो कि यूट्यूब के नाम से है। एंड अब अगर मुझे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं सिंपली यहाँ जाऊंगा नीचे और यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी करूंगा। यहाँ मुझे मेनली दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है क्रिएट एंड एक है कनेक्ट। कनेक्ट फीचर तब हम यूज करेंगे जब हमारा कोई डेटाबेस यानी कि लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारे डिस्क में कहीं होगा और उसे हमें अगर लिंक करना होगा तो हम यहाँ से उसे कनेक्ट करेंगे। सिंपली हम यहाँ से ब्राउज करेंगे और जहां भी हमारा डेटाबेस है या तो आपने वो सेव किया होगा किसी अलग SSD में या फिर हार्ड ड्राइव में या फिर वो कहीं और से आपके फ्रेंड से आया होगा तो आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। जस्ट लाइक हमारे इस कोर्स का सारा एसेट्स इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारे एसेट्स डाउनलोड करते हो तो आपको वहां एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मिलेगा जो कि मैंने बताया हुआ है इंट्रो में, उसे आपको यहाँ से ही कनेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम क्रिएट करें तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और यहाँ एक नेम दूंगा, लाइक इसी कोर्स का मैं नेम दे रहा हूँ मास्टर डाविंची रिजॉल्व, एंड यहाँ क्रिएट करूंगा। जैसे मैं क्रिएट करूंगा मुझे ये लोकेट करने बोलेगा कि मुझे किस डिस्क पे ये डेटाबेस ओरिजिनली सेव करना है। तो लेट्स से मैं जा रहा हूँ अपने SSD
वाले ड्राइव पर, लाइक T7 टच ये ड्राइव है ये, और यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, DaVinci Resolve डेटाबेस। एक फोल्डर बना रहा हूं मैं और इसके अंदर मैं नेम दे रहा हूं इसे मास्टर DaVinci Resolve और इसे सिलेक्ट कर रहा हूं। सो ये मैंने इसे एक लोकेट कर दिया एंड लोकेट करते ही ये क्विकली हमारा डेटाबेस क्रिएट कर देगा, जो कि अभी ब्रांड न्यू है, इसलिए हमारे पास एक ब्लैंक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। सो इस तरह से हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना हो या फिर डिस्कनेक्ट करना हो तो इसी पर मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव करूंगा एंड यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा। ओके, सो इस तरह से हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। अब अगर मुझे वापस से उसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने उसे अपने फोल्डर में लोकेट किया हुआ है, वो अभी भी वहां है, जस्ट ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। सो मैं जाऊंगा ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में एंड यहाँ से अभी क्रिएट के बजाय कनेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्राउज करूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा जहां पे हमारा ये डेटाबेस था। ये वापस से नेम पूछेगा तो मैं वही नेम दे रहा हूँ, मास्टर DaVinci Resolve, और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एंड हमारा डेटाबेस वापस से रिस्टोर हो गया है। अब हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम अपना जो भी एडिटिंग करना चाहें उसका हम सारा प्रोजेक्ट इसी के अंदर स्टोर करें। सो हमें इसे सिलेक्ट करके ही यहाँ ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। ये सिंपली यहाँ नेम पूछ रहा है, तो मैं इसे नेम दे रहा हूँ मास्टर DaVinci Resolve in 7 days एंड यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके प्रोजेक्ट का अपना नेम होगा, एग्जैक्टली जैसा कि मैंने दिखाया था मेरा यूट्यूब डेटाबेस, वहां पे मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल बनाया हुआ है। ओके, सो अब मैं सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा एंड स्ट्रेट अवे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा इन DaVinci Resolve एंड फर्स्ट टाइम ओपन करते ही हमें ये कट पेज में लैंड करेगा। सो अभी मेरे जो पेजेस है वो सिर्फ आइकन्स में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करके इसे शो आइकन्स ओनली किया हुआ है। आप यहाँ से लेबल भी कर सकते हो, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ नीचे थोड़ा मिनिमल लुक चाहिए और थोड़ा स्पेस भी बचाता है, राइट? सो दैट इज हाउ वी क्रिएट अ डेटाबेस एंड अ प्रोजेक्ट। ओके, सो अभी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, इस वाले सेम प्रोजेक्ट के अंदर, और अब हमें वापस जाना है अपने होम स्क्रीन पर। तो हम सिंपली यहाँ इस होम बटन पर क्लिक करेंगे और अपना होम स्क्रीन ओपन कर सकते हैं और ये हमारा होम या फिर प्रोजेक्ट विंडो खुल जाएगा, जहाँ पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसका नेम चेंज हो चुका है, जो कि हमने रखा हुआ है। सो अब अगर आप चाहो तो इसे क्रॉस कर सकते हो या फिर ये जो प्रोजेक्ट अभी खुला हुआ है उसे आप कंप्लीटली क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के लिए आप जाओगे फाइल एंड देन क्लोज करंट प्रोजेक्ट एंड ये आपका क्लोज होगा। उसके बाद आपका यहाँ होम स्क्रीन मिलेगा। अभी ये अनटाइटल दिखा रहा है क्योंकि हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो अभी हम खोले हुए थे उसे हमने बंद कर दिया है। सो वापस से मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और अपना प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। सो जैसा कि अब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, अब बारी है इसे सेटअप करने की। मतलब इस प्रोजेक्ट का सही टाइप एंड सेटिंग्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जिस तरह का हम इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। सो DaVinci के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स है वो हमें यहाँ नीचे बॉटम कॉर्नर पर सेटिंग्स कॉग आइकन पर क्लिक करने पर मिलता है और ये कुछ इस तरह का नजर आता है। ये है हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स फॉर आवर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसे बंद करूं तो हमारे पास सेटिंग्स DaVinci के अंदर एक और जगह पे मिलता है, वो है यहाँ इस DaVinci को क्लिक करने पर एंड यहाँ से प्रेफरेंसेस ओपन करने पर। ये हमारा एक और तरह का सेटिंग्स जो अलग है, ये हमारे प्रोजेक्ट से अलग है। हमें अगर अपने प्रोजेक्ट साइज या फिर टाइप से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स करने हैं वो हम यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा। एंड वो जो हमारा प्रेफरेंसेस वाला सेटिंग्स था वो मेनली हमारे DaVinci का सिस्टम सेटिंग्स है या फिर यूजर सेटिंग्स है, उसके ऊपर मैं आऊंगा भी इसके बाद, बट पहले हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट सेटिंग्स कर लेते हैं। सो यू कैन सी लेफ्ट में हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है या फिर पैनल से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास ये फेयर लाइट का कुछ सेटिंग्स है, लाइक ऑडियो सैंपल रेट एंड मीडिया टाइप, लाउडनेस स्केल वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमारे पास सबटाइटल्स है, जो कि हमारा सबटाइटल्स कैसा होगा मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा कैमरा रॉ, कुछ जनरल ऑप्शंस एंड बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस है अगर आप देखो तो। ये हमारे कलर सेटिंग्स है जो कि हमें बहुत जरूरी होता है कलर ग्रेड करने के लिए। फर्स्ट में हमारे पास है मास्टर सेटिंग्स जो कि मेन है यहाँ। सो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो मेन सेटिंग्स होते हैं वो होता है मेनली रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट। तो ये अभी पूछ रहा है टाइमलाइन रेजोल्यूशन जो कि है अभी HD पर। सो मैंने बताया हुआ है कि वीडियो एडिटिंग में हर तरह का प्रोजेक्ट मिलता है, लाइक कोई वर्टिकल होता है लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील वाला, या फिर कोई लॉन्ग फॉर्म हॉरिजॉन्टल वीडियो होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक कोई स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट अलग होता है, टीवी सीरियल का अलग होता है, गेमिंग का अलग होता है, यूट्यूब वीडियो का अलग होता है, और बहुत सारे ऐसे टाइप है जिसके लिए हमें अलग अलग यहाँ रेजोल्यूशन और टाइमलाइन फ्रेम रेट सेट करना पड़ता है। जस्ट लाइक यूट्यूब के लिए अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मैं यहाँ से 4K चूज करता हूँ एंड अपना फ्रेम रेट 24 या 30 रखता हूँ। ओके, तो लेट्स से कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो सेम हमारे यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो मैं अपना टाइमलाइन रेजोल्यूशन या तो HD रखूंगा या फिर यहाँ से 4K करूंगा। तो मेरे पास यू कैन सी 4K के अलावा 8K भी आ रहा है एंड यहाँ और भी फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि मेरे पास स्टूडियो वर्जन है इसलिए आ रहा है। अगर आपके पास फ्री है तो आपको 4K अल्ट्रा HD तक ये सूट करेगा, जो कि इनफ है आपके लिए। मैंने बताया हुआ है फ्री वर्जन में अवेलेबल है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड देन इसके नीचे हमारा ये यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन आ रहा है, यानी कि अगर ये वीडियो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल है तो हम यहाँ से वर्टिकल चेक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि अब ये
ये रील्स या फिर शॉर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो मैं अभी इसे अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट एंड सेकंड जो मेन चीज है वो है हमारा टाइमलाइन फ्रेम रेट, जो कि आप यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम 23.976, 24 या फिर 29.97 या फिर 30 रख रहे होगे। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी टाइमलाइन को सपोर्ट करते हैं, या फिर वो यूट्यूब हो या तो इंस्टाग्राम हो। एंड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सेम 24 या 30 पे ही चल रहे होते हैं। ओके, सो मैं अभी चूज कर रहा हूँ 23.976 जो कि एक्यूरेट ये फ्रेम पर सेकंड में रखूंगा। उसके अलावा हमारा प्लेबैक फ्रेम रेट वही रहेगा। एंड देन नीचे आऊंगा मैं एंड यहाँ से हमारा वीडियो मॉनिटरिंग में अभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बट जस्ट यहाँ से वीडियो बिट डेप्थ को 10 से 8 करूंगा ताकि हमारा थोड़ा सा प्लेबैक स्मूदर चले एंड ये फ्री वर्जन के लिए एप्लीकेबल रहे। इसके नीचे हमारे पास है ऑप्टिमाइज्ड मीडिया एंड रेंडर कैश। इसे मैं चूज ऑटोमेटिकली से स्विच करूंगा समथिंग बिटवीन हाफ या फिर क्वार्टर। अगर आपका पीसी थोड़ा सा अच्छा है तो आप हाफ में जाओ, और अगर थोड़ा सा लो एंड वाला है तो आप क्वार्टर में भी जा सकते हो। तो मैं इसे क्वार्टर कर रहा हूं अभी के लिए। एंड प्रॉक्सी मीडिया फॉर्मेट को मैं रख रहा हूं DNxHR-HQ। ओके, ये जस्ट हमारे मीडिया रेजोल्यूशन का एक फॉर्मेट होता है जो कि नीचे से हमें सबसे लो क्वालिटी का मिल रहा है एंड सबसे ऊपर आपको हाईएस्ट क्वालिटी का मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ अभी के लिए ताकि हमारा फॉर्मेट भी थोड़ा सा हल्का रहे। देन ऑप्टिमाइज्ड मीडिया रेजोल्यूशन एंड फॉर्मेट हम छोड़ देंगे एंड नीचे आएंगे रेंडर कैश फॉर्मेट में। इसे हम चूज करेंगे DNxHR-HQ में, और यहाँ से इनेबल बैकग्राउंड कैशिंग को आफ्टर 1 सेकंड करेंगे एंड यहाँ से ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजिशंस इन यूजर मोड एंड कंपोजिट्स को ऑन करेंगे। एंड देन नीचे आएंगे और यहाँ हमारे पास है हमारा मेन लोकेशन जहाँ पे हमारा प्रॉक्सी जनरेशन फाइल्स, कैश फाइल्स एंड गैलरी स्टिल्स जो कि ऑटोमेटिकली DaVinci Resolve वीडियो एडिटिंग के दौरान क्रिएट करता है वो हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने अभी तीनों का लोकेशन एक ही ड्राइव पे दिया हुआ है जो कि मेरा है ई ड्राइव, और ई ड्राइव मेरा है एक सुपर फास्ट SSD जो कि है सैमसंग का T7 टच, और इसके अंदर 1 TB स्पेस अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसे चूज किया हुआ है। इसे मैं अगर क्रॉस करूं और यहाँ से आपके तीनों फाइल्स का लोकेशन आप ब्राउज कर सकते हो और सेट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ आप कोई फोल्डर बनाओ और उसे लोकेट करो, बट मेक श्योर कि वो जो डिस्क है वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। ओके, तो हमने अपना मास्टर सेटिंग्स यहाँ डन कर लिया है। एक चीज और है कि अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है या फिर थोड़ा सा लोअर एंड वाला है तो आप जो मैंने 4K रखा हुआ है आप उसे HD पर रख सकते हो, ये फाइन चलेगा। ओके, इसके बाद मैं इसे सेव करूंगा, बट सेव करने से पहले एक चीज और है कि अगर आपने अपना किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सेटिंग्स यहाँ चेंज किए हुए, लाइक ये आपका फेवरेट सेटिंग्स है और अब आप चाहते हो कि मैं इसे सेव करूं ताकि मुझे ये बार बार यहाँ सेट करना ना पड़े, तो आप इसे सेट करने के बाद आओगे यहाँ इस 3 डॉट पर एंड सेव करंट सेटिंग्स एज प्रीसेट में क्लिक करोगे और ये आपको एक नेम पूछेगा। सिंपली मैं इसे नेम दूंगा फॉर यूट्यूब, क्योंकि ये सारी सेटिंग मेरे यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट के लिए सही है। तो मैं इसे ओके करूंगा और ये हमारा एक प्रीसेट यहाँ सेव हो गया है लाइक दिस। आप इसे लोड करोगे और आपका जो भी प्रोजेक्ट पर आप इसे लोड करोगे वो सारे सेटिंग्स को कॉपी पेस्ट कर देगा। सो दैट वाज आवर मेन सेटिंग्स इन आवर प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ओके, हमें जस्ट यही सेट करना है और हम यहाँ गुड टू गो है। सो मैं इसे बंद करूंगा एंड देन हम यहाँ सेट करेंगे हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए होगा। हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, लाइक हमारे पीसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा वो चीज हम डिफाइन करेंगे हमारे प्रेफरेंसेस से। तो इसके लिए हम जाएंगे ऊपर यहाँ टॉप पे और DaVinci Resolve में क्लिक करके यहाँ से हम प्रेफरेंसेस ओपन करेंगे एंड यहाँ हमें मिलेगा 2 मेन ऑप्शंस फॉर आवर प्रेफरेंसेस। सिस्टम प्रेफरेंसेस जो कि हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारे हार्डवेयर का सेटिंग्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे, एंड नेक्स्ट है हमारा यूजर सेटिंग्स जहाँ पे मेनली हम DaVinci Resolve का लुक एंड फील लाइक UI सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेव या फिर बैकअप वगैरह डिफाइन करेंगे लाइक एडिटिंग। उसके बाद कुछ प्लेबैक के डिफॉल्ट सेटिंग्स, फिलहाल के कलर के, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग यहाँ सेटिंग्स दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, उससे हम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं जाऊंगा सिस्टम पे और यहाँ कुछ ऑप्शंस है जो कि आपको ध्यान देने हैं। फर्स्ट है आपका मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपका रैम मेमोरी है। लाइक मेरे सिस्टम में अभी 64 GB रैम है, सो मैंने इसे पूरे मैक्स पर सेट किया है। उसमें से Resolve जो मेमोरी यूज कर रहा है वो है 48 GB एंड Fusion जो मेमोरी यूज करेगा वो है 36 GB कैश के लिए। इसके बाद हमें मिल रहा है GPU कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड डिफाइंड होगा। सो मेरे पास एक Nvidia ग्राफिक्स कार्ड है तो मैंने इसे रखा हुआ है CUDA पे और ऑटो अभी अनचेक किया हुआ है क्योंकि मेरे पास एक ही कार्ड है, इसलिए ऑटो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। मुझे हर समय CUDA को ही अपना मेन GPU डिफाइन करना है। उसके बाद स्पेशली अगर आपके पास Nvidia कार्ड है तो इसके लिए आपको न्यूरल इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन करना है जो कि यहाँ से होगा, एंड देन यहाँ से GPU सेक्शन में आपको ऑटो पे सेट करना है अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड है तो, या फिर आप इसे इस तरह से ऑफ करोगे और यहाँ से अपना मैनुअली चूज करोगे अपना ग्राफिक्स कार्ड। तो मेरे पास है Nvidia RTX 3060 12 GB रैम एंड ये है मेरा मेन डिस्प्ले GPU। इसके बाद मेमोरी एंड GPU के बाद मैं जाऊंगा डिकोड ऑप्शन में एंड यहाँ से डिकोड H.264 एंड H.265 यूजिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन में ऑन करूंगा एंड यहाँ से Nvidia चेक करूंगा। इसके बाद मीडिया स्टोरेज में आपका डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका सारा मीडिया लोकेट होगा। सो मैंने यहाँ C ड्राइव के साथ साथ अपना E ड्राइव भी लगाया हुआ है जो कि आप यहाँ से ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। तो अगर मुझे कोई और ड्राइव भी ऐड करना है अपने मीडिया स्टोरेज के लिए तो यहाँ से ऐड करूंगा मैं और अपना डिस्क स्पेस या फिर लोकेशन मैं चूज करूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो अपने DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर के लिए तो यहाँ आपके पास वीडियो प्लगइन्स एंड ऑडियो प्लगइन्स को मैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने ऑडियो प्लगइन्स में बहुत सारे प्लगइन यूज किए हुए हैं लाइक साउंडली, RX9, Ozone 9। आई थिंक कि आपको ये पता नहीं होगा, जस्ट सर्च कर लेना इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा।
जाएगा, राइट। तो ये सारी प्लगइन वाली चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इसका लोकेशन, और ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। इसके अलावा वीडियो प्लगइन्स मेरे पास दो है, एक है डिहांसर प्रो एंड एक है नोब ओमनीस्कोप, ओके। एंड देन फाइनली आपके पास इंटरनेट अकाउंट्स वाला ऑप्शन है, एक है जहां से आप डायरेक्टली डाविंची में अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने अभी एक ही अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है जो कि है ब्लैक मैजिक क्लाउड, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो वर्जन है, और यहाँ यूट्यूब का ऑप्शन है, टिकटॉक का ऑप्शन है एंड ड्रॉप बॉक्स का भी ऑप्शन है, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है। अगर हम इसे करते हैं तो हम इस कोर्स के आने वाले वीडियोस में इसे करके मैं दिखा दूंगा। सिस्टम सेटिंग्स हमारा डन हो चुका है। अब हम आएंगे अपने यूजर सेटिंग में, और यूजर सेटिंग्स में हमारे पास है पहला UI सेटिंग्स, जहां से हमें दो मेन चीज को हमेशा अनचेक करना है, एंड वो है ये दोनों चीज, स्टॉप प्लेबैक व्हेन अ ड्रॉप फ्रेम इज डिटेक्टेड, सेकंड स्टॉप रेंडर्स व्हेन अ फ्रेम और क्लिप कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। ये दोनों चीजों को हम मेक श्योर करेंगे कि ये ऑफ हो। ये सारे सेटिंग्स एंड जो ऑप्शंस मैं आपको चेक करा रहा हूं या फिर अनचेक करा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। UI सेटिंग्स के बाद हमें मिलता है प्रोजेक्ट सेव एंड लोड, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे सेटिंग्स इस तरह से हैं। लाइव सेव मेरा ऑन है, प्रोजेक्ट बैकअप मेरा ऑन है, टाइमलाइन बैकअप मेरा ऑन है, और ये सेटिंग्स है जो कि आप कॉपी कर सकते हो अगर आपका सेटिंग्स कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है तो। उसके अलावा आपके पास कुछ एडिटिंग एंड कलर फेल ऐड के कुछ ऑप्शंस है, डिफॉल्ट ऑप्शन। अगर आप चाहो तो इन डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, लाइक ये ट्रांजिशन वाला फेड इफेक्ट चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट इसे लिनियर से आप ईज कर सकते हो, जो कि क्या है ये सब चीजें मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूं और हमारे प्रेफरेंसेस या फिर सिस्टम एंड यूजर सेटिंग्स को मैं सेव कर रहा हूं। सेव करने के बाद आपको ये बोलेगा कि हाँ, ये जो चेंजेस आपने किए हैं वो तब अप्लाई होंगे जब आप डाविंची रिजॉल्व को रीस्टार्ट करोगे। सो मैं इसे ओके कर रहा हूं एंड डाविंची को यहां से बंद कर रहा हूं और मैं इसे रीस्टार्ट करता हूं। सो मैंने डाविंची रिजॉल्व वापस से ओपन कर लिया है एंड अब मैं सिंपली अपने उसी प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा डबल क्लिक करके, और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमारे जो भी सेटिंग्स थे जो कि हमने यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके किया था वो अब अपडेट हो जाएंगे, एंड ऑल्सो हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स यहाँ ऑलरेडी डन है जो कि हमने किया हुआ है। और इससे पहले कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपना मीडिया फाइल्स और फुटेज इंपोर्ट करें, उन्हें मैनेज करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली यहाँ फाइल में और अभी इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ, क्लोज करेंट प्रोजेक्ट, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट विंडो में कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास है ये तीन ऑप्शन। पहला है हमारा लोकल यानी कि हमारे सारे लोकल डेटाबेसेस जो कि हमारे हार्ड ड्राइव यानी कंप्यूटर में होते हैं, लोकल ऑफलाइन। देन यहाँ है नेटवर्क जो कि अभी हम टच नहीं करेंगे, ये इस कोर्स के लिए नहीं है। थर्ड है हमारा क्लाउड में हम सेम वही प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस मेंटेन करते हैं, बट ये क्लाउड में हो रहा होता है यानी कि ऑनलाइन हो रहा होता है। इससे ये हो रहा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं एज अ कोलैबोरेशन, एंड ये हम करते हैं हमारे क्लाउड अकाउंट से, जिसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है मंथली आई गेस, और उन्हें हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। अभी के लिए मैं इसे भी टच नहीं कर रहा हूँ, हम जो भी करेंगे ऑफलाइन यहाँ लोकल पे ही कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास ये लिस्ट है लाइब्रेरीज के, एंड देन यहाँ से सॉर्टिंग ऑप्शन है। हम अपने लाइब्रेरीज का ये जो लाइनअप है वो यहाँ से इजिली सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम, स्कीमा, स्टेटस या लोकेशन, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग यानी कि उल्टे ऑर्डर में। सो मैंने रखा हुआ है इसे नेम में, लाइक LMY, और ये जो ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर में ये चल रहा है। ये सॉर्टिंग ऑप्शन जो है वो आपको अभी हेल्पफुल नहीं लग रहा होगा क्योंकि मेरे पास अभी 3 ही डेटाबेस है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एडिटर्स हैं जिनके पास 50-100 डेटाबेस रहते हैं अलग अलग टास्क के लिए, सो ये आपके लिए तब हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आपके पास है ये रिस्टोर ऑप्शन, जहां से आप अपने लाइब्रेरीज को रिस्टोर करते हो अगर आपके पास वो कहीं अपने हार्ड ड्राइव में सेव है और वो यहाँ शो नहीं कर रहा है तो, या फिर उसका आपके पास एक बैकअप है। सो सिंपली आप इसे क्लिक करोगे और आपको ये अपना प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बैकअप फाइल्स रिस्टोर करने बोलेगा। सिंपली आपको उसे लोकेट करना और उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके पास ये सर्च है, अगर आपके पास बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है लाइब्रेरीज का तो आप उसे बाय नेम, स्कीमा, स्टेटस एंड लोकेशन से सर्च कर सकते हो। लाइक अभी मैं सर्च करूंगा मास्टर, तो ये मेरे मास्टर कीवर्ड को सर्च करेगा। सो दैट वाज ऑल ऑप्शंस इन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। सो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे कोलैप्स करूंगा या हाइड करूंगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट विंडो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए यहाँ। सो हमने यहाँ एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई वीडियो या टाइमलाइन नहीं क्रिएट किया हुआ है, इसलिए अभी ब्लैंक शो कर रहा है, हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। सो अभी मैं अगर इसे बंद करूं अभी के लिए, जस्ट मैं कोई और डेटाबेस ओपन करूं जहां पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। सो मेरे पास इसके थंबनेल नजर आ रहे हैं जो कि इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरे सारे प्रोजेक्ट का यहाँ नेम शो हो रहा है, एंड अगर मैं चाहूँ तो नेम के साथ साथ इनके कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। इस आई बटन पर हम क्लिक करेंगे और अब हमें थोड़ा सा यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अबाउट आवर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है उस पे 8 टाइमलाइंस है और ये 4K रेजोल्यूशन का है। ये जो लास्ट मॉडिफाइड किया गया है वो है संडे, आज ही के दिन मैंने इसे ओपन किया था, तो ये लास्ट मॉडिफाइड शो कर रहा है। अगर इसके नेम और डिटेल्स बहुत ज्यादा है यहाँ तो आप चाहो तो इसे लिस्ट व्यू में करोगे तो ये पूरा डिटेल्स अभी शो करेगा, लाइक ये इसका लास्ट मॉडिफाइड डेट, इसका नेम्स, फोल्डर के अंदर और प्रोजेक्ट, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से बैक जाओगे। उसके बाद इसके अंदर टाइमलाइंस कितने बने हुए, लाइक इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 टाइमलाइंस मैंने बनाए हुए, तो यहाँ ये शो कर रहा है। फॉर्मेट शो कर रहा है 4K एंड बाकी के हैं HD एंड ये भी 4K है। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट फ्रेम रेट जो कि हमने सेट किया हुआ था रिमेंबर हमारे उस वाले नए प्रोजेक्ट के लिए, एंड इसके बाद ये डेट क्रिएटेड कि ये कब बना था एंड
एंड ऑफ कोर्स ये कब मॉडिफाइड हुआ था। इसके अलावा हमारे पास ये सर्च ऑप्शन है जहां से हम इन्हें सर्च कर सकते हैं बाय नेम, फॉर्मेट एंड नोट्स। सो मैं इसे बंद करूंगा और वापस से आऊंगा अपने आइकन्स व्यू में यानी कि थंबनेल व्यू में। उसके बाद हमारा वही सेम सॉर्टिंग ऑर्डर है, ये बाय नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइमलाइंस, फॉर्मेट, फ्रेम रेट। सो मैं इसे रखता हूँ डेट मॉडिफाइड में क्योंकि हमने जो लास्ट ओपन किया होता है वही सबसे पहले यहाँ नजर आ रहा होता है, विच इज रियली हेल्पफुल, राइट। इसके बाद हमारे पास है ये जूम ऑप्शन जहां से हमारा आइकन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हमें एक बेटर प्रीव्यू दे रहा होता है अगर हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और वो सिमिलर तरह के हैं। तो लाइक अगर मैं इसे ओपन करूं तब ये थोड़ा सा हमें बड़ा व्यू दे रहा है, विच इज हेल्पफुल, राइट। सो यू नो कि मैंने अभी फोल्डर में एंटर किया है अपने, तो मुझे यहाँ कोई बैक जाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो बैक जाने के लिए आपको यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप बैक जा पाओगे। एंड देन मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जैसा कि ये था। एंड इसके बाद आपके पास है ये कॉपी प्रोजेक्ट टू ऑप्शन, यानी कि ये जो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे YouTube वाले डेटाबेस में है और मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई सा भी एक प्रोजेक्ट या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट मैं यहाँ से उठाकर अपने दूसरे डेटाबेस में कॉपी कर दूं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैं चूज करूंगा अपना मास्टर DaVinci Resolve डेटाबेस जो कि हमने न्यू बनाया हुआ है। एंड देन फोल्डर हमारा होम रहेगा एंड देन यहाँ से कॉपी करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे इस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर देगा लाइक दिस। सो अब हमारा ये प्रोजेक्ट वहां भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है जो कि है ऐड फोल्डर, जो कि आपने देखा मैंने क्रिएट किया हुआ था एक्सप्लेनर वाला फोल्डर। तो मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ लेट्स से मैं इसे नेम दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ओके, एंड क्रिएट कर। और ये शॉर्ट्स वाला जो प्रोजेक्ट है उसे मैं उठा रहा हूँ और इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये मूव हो जाएगा हमारे इस फोल्डर में। मैं बैक जाऊंगा और अभी के लिए ये जो हमारा एक्सटेंडेड व्यू है नेम्स का एंड मॉडिफाइड डेट का, उसे मैं वापस से ऑफ कर रहा हूँ यहाँ क्लिक करके एंड देन इसे भी मैं हाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले ही प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का फंडा बताया हुआ है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट को मैं एक्सपोर्ट करूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसे, राइट क्लिक या फिर यहाँ मैं क्लिक करूंगा एक्सपोर्ट में एंड देन यहाँ से सेव करूंगा एंड इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि मैंने इसे डिलीट कर दिया, राइट क्लिक एंड देन डिलीट, और अब मैं चाहता हूं कि मैं उसे वापस लेके आऊं क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, मेरे पास वो प्रोजेक्ट है और वो यहां शो नहीं कर रहा है। सो मैं नीचे सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा एंड देन इसे सिलेक्ट करूंगा एंड ओपन करूंगा, तो ये वापस से हमारा प्रोजेक्ट रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा राइट साइड में हमारे पास है ये न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन, जिसे क्लिक करके हम सिंपली अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि हम पहले राइट क्लिक करके कर रहे थे, राइट। सो वापस से मैं जा रहा हूं अपने फोल्डर के बाहर एंड लेट्स से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां से कट करूंगा कंट्रोल एक्स एंड वापस यहाँ आके पेस्ट करूंगा ताकि ये हमारे फोल्डर से निकल जाए। और अभी के लिए मैं अपने फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट की करके इसे डिलीट करता हूँ। इन सारे बटन्स के अलावा हमारे पास इस ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, लाइक ये न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू फोल्डर जो कि मैंने बताया अभी, इंपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि हमें यहाँ मिल रहा था, देन रिस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव। मैंने बताया हुआ था कि हम एक आर्काइव प्रोजेक्ट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव करेंगे तो ये सारे मीडिया फाइल्स के साथ एक्सपोर्ट होगा, नॉट जस्ट द प्रोजेक्ट बट एवरीथिंग जो कि इसके अंदर होगा। तो अगर हमने कोई प्रोजेक्ट आर्काइव एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करके इसे रिस्टोर कर सकते हैं। हमें जस्ट उसे लोकेट करना पड़ेगा और यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास मिलता है ये डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग, जो कि हमें हमेशा ऑन रखना है और ये ऑन क्यों रखना है वो हम लोग इसी क्लास के एंड तक जान जाएंगे। देन हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस है जो कि हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। जस्ट मैं एक चीज यहाँ बताऊंगा जो कि है ये अदर प्रोजेक्ट बैकअप्स, जो कि टाइम टू टाइम अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये उसका बैकअप निकालता रहता है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता है गलती से तो हम उन्हें यहाँ से सिलेक्ट करके लोड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इन बैकअप्स को डिलीट कर सकते हैं, या तो किसी एक को या फिर डिलीट ऑल, राइट। उसके अलावा किसी बने बनाए प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करने पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, लाइक ये ओपन इन रीड ओनली मोड, यानी कि हम एडिट नहीं कर पाएंगे। रीनेम ऑप्शन, लाइक हम अपना नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट विद स्टिल्स एंड लट्स, ये क्या है वो हम कलर पेज में समझेंगे। देन रिस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव जो कि हम कर चुके हैं पहले। देन डिलीट, कट, कॉपी, लोड प्रोजेक्ट सेटिंग्स टू करंट प्रोजेक्ट एंड सम अदर ऑप्शंस जो कि हम आगे समझेंगे। बट एक ऑप्शन जो आपको हमेशा ऑन रखना है वो है डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग। सो अब हमने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया है। इसके अंदर जो भी बटन्स एंड ऑप्शंस है वो कैसे काम करते हैं वो हमने थोरोली यहाँ समझ लिया है। अब हम फाइनली अपना कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और उसके अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे, और हम काम करना स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट स्टेप ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन के साथ, एंड वो है मीडिया मैनेजमेंट। एंड वो हम करते हैं DaVinci के अंदर मीडिया टैब से। DaVinci के अंदर मीडिया पेज वो पेज है जहां पे हम रहते हैं ऑर्गेनाइज, व्हिच इज द वेरी फर्स्ट थिंग इन पोस्ट प्रोडक्शन आफ्टर द शूटिंग इज डन। ये वो प्लेस है जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया फाइल्स यानी कि फुटेजेस, ऑडियो फाइल्स एंड स्टिल्स यानी कि इमेजेस वगैरह जो भी हमें एडिटिंग के लिए चाहिए होता है उन सारी चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से रीनेम करते हैं, उस पर कोई लेबल लगाते हैं या नोट्स ऐड करते हैं, एंड इवन अलग अलग फोल्डर्स बनाकर उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मीडिया पेज के अंदर हम अपने फाइल्स को इस तरह सजा रहे होते हैं जिससे कि हम उन्हें आगे जाकर एडिटिंग करते वक्त अच्छे से ढूंढ सके और इजिली एक्सेस कर सके। सो ये हमारे मीडिया पेज का इंटरफेस, जिसमें से हमारा मेन पैनल है ये मीडिया पूल, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का
सारा मीडिया फाइल्स हम स्टोर करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यू कैन सी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इतने सारे फाइल्स यूज किए हुए हैं। कोई इमेज है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, या फिर कोई एनिमेटेड ओवरले यानी कि गिफ्स वगैरह है। सो मीडिया पेज के अंदर हम जिस भी फुटेज पर या फिर क्लिप पर इस तरह से अपना माउस हवर करते हैं तो हमें उसका एक प्रीव्यू मिलता है हमारे प्रीव्यू विंडो में। अभी हमारा प्रीव्यू विंडो इस तरह से वर्टिकल आ रहा है, यू कैन सी, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट एक रील वर्टिकल वीडियो के लिए था, इसलिए वर्टिकल शो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ अपना प्रोजेक्ट सेटिंग्स इस तरह से वाइड लिया होता लाइक दिस, अभी मैंने ये वर्टिकल रखा हुआ है, इस तरह से अगर मैं वाइड लेता तो ये मुझे वाइड शो करता। ओके, तो इस तरह से हम हवर करके इसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर किसी क्लिप पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे प्रीव्यू विंडो में इस तरह से लोड हो जाएगा एंड हमें इस तरह से प्रीव्यू देगा, जिसे हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं एंड रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बटन है प्रीव्यू विंडो में, जो कि पॉज बटन, ये प्ले बटन एंड ये रिवर्स प्ले बटन। इसके अलावा ये लूप बटन, यानी कि ये वीडियो लूप में चलेगा, एंड ये गो टू फर्स्ट फ्रेम एंड गो टू लास्ट फ्रेम। उसके अलावा हमारे पास ये स्क्रब ऑप्शन, जहां से हम इस तरह से प्ले करने के बजाय या फिर इस तरह से माउस से आगे पीछे होने के बजाय इसे इस तरह से क्लिक करके होल्ड करेंगे और अब हम इसे फॉरवर्ड ड्रैग करके एंड बैकवर्ड ड्रैग करके स्क्रब कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉग व्हील। इसके अलावा हमारे पास म्यूट एंड अनम्यूट बटन है, जहां से हम अपने प्रीव्यू जो हो रहा है अभी उसे म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। सो मैं अभी इसे म्यूट कर रहा हूं। एंड इसके अलावा हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। मीडिया पूल के अंदर ये 3 हमें ऑप्शन मिलता है। एक सोर्स है, सोर्स यानी कि जो हमारा सोर्स है वो प्ले हो रहा है। उसके अलावा ऑडियो ट्रैक, यानी कि इस सोर्स वीडियो का हमें ऑडियो ट्रैक सिर्फ दिखेगा लाइक दिस। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये एनोटेशन है, जिससे हम अपने वीडियो में इस तरह को मार्क कर सकते हैं और अपने वीडियो एडिटर जो फेलो साथी वीडियो एडिटर होगा उसे हम कुछ गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एरो ऑप्शन है, इस तरह से ये लाइन ऑप्शन है, ये स्क्वायर ऑप्शन है, जहां पर हम कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह क्रिएट करने समय हम यूज कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड नहीं होता है। सॉरी, ट्यूटोरियल में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बस आप ऐसे मार्क कर रहे होते हो ताकि आपके जो साथी वीडियो एडिटर्स है वो समझे कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंड आप इवन इस पर कोई नोट भी ऐड कर सकते हो। सो जहां पे मैंने मार्क किया है वहां पे मेरे पास ये ब्लू डॉट आ रहा है, डबल क्लिक करूंगा मैं और यहां से कोई मार्क लाइक इसका नेम दूंगा मैं कि ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे नोट लिखूंगा कि मुझे क्या क्या ऐड करना है। सो मैं अभी रिमूव करता हूँ इसे, यू गॉट द आइडिया, और अभी मैं सोर्स में आ रहा हूँ। इसके अलावा जैसे ही हमने इसे डबल क्लिक करके प्ले किया, यहाँ ये सिलेक्ट हो चुका है हमारे मीडिया पूल में, जिससे अब हमें इस पर्टिकुलर क्लिप का यहाँ प्रॉपर्टीज नजर आएगा हमारे टैब्स में। तो मीडिया टैब के राइट साइड में यहाँ हमें 4 टैब्स मिल रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ऑडियो, जो कि अभी इनेबल है। अगर ये डिसेबल रहेगा तो ये ग्रे दिखेगा इस तरह से, अभी ये व्हाइट है तो ये इनेबल है। और जैसे हम इसे प्ले कर रहे हैं हमारे ऑडियो के, जो कि है ऑडियो प्रॉपर्टीज, जो हमें मीटर शो करता है, यानी कि हमारे ऑडियो का वॉल्यूम मीटर। सो हम इसे प्ले करें, अगर आई नो कि मैंने इसे म्यूट किया हुआ है अभी, बट इसके अंदर ऑडियो है एंड इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ आपको शो हो रहा है। इसके अलावा इसी मीटर पर हमारे पास शो हो रहा है इस ऑडियो का, यानी कि इस वीडियो के ऑडियो का चैनल्स। तो इस वीडियो के ऑडियो में 2 चैनल्स है, यानी कि ये स्टीरियो ऑडियो है। अगर इसके अंदर एक चैनल होता तो ये मोनो चैनल होता, यू नो दैट, अगर आपको ऑडियो के बारे में कुछ पता है तो। ऑल्सो यू कैन सी इसी मीटर पर 16 चैनल्स है, यानी कि किसी ऑडियो में 16 चैनल तक हो सकते हैं, बट हमारे पास नॉर्मली अभी स्टीरियो है, इसलिए यहाँ ये 2 चैनल्स शो कर रहा है। उसके अलावा नीचे एक और पैनल खुला हुआ है, जो कि है मेटा डाटा। अगर हम इसे क्लिक करके बंद कर दे तो अभी हमारा ऑडियो पैनल बहुत बड़ा हो जा रहा है, यानी कि अब हमने सिर्फ एक ही पैनल खोला हुआ है। सो हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हम एक साथ 2 पैनल खोल सकते हैं, जो कि मैंने मेटा डाटा ओपन किया हुआ है। तो ये मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा सिंपली हमारे क्लिप का डिटेल्स होता है। जो भी इंफॉर्मेशन या मेटा डाटा हमारे क्लिप में होता है, लाइक मेरा ये जो वीडियो है वो कैनन R8 से शूट किया है मैंने एंड 10 बिट में शूट किया है 4K में। तो वो कैमरा इस फुटेज को शूट करते समय जो भी इंफॉर्मेशन बिल्ड करता है या कैप्चर करता है, वो सारा हमें यहाँ DaVinci के मेटा डाटा पैनल में शो हो सकता है अपने क्लिप को सिलेक्ट करने पर। सो अभी ये जो क्लिप है उसका नेम है ये ओरिजिनली मैंने G ड्राइव के इस लोकेशन पर सेव किया हुआ है और इसका लेंथ है 9 मिनट 45 सेकंड्स। इसके नीचे इसी फुटेज का वीडियो कोडेक नजर आ रहा है एंड देन 10 बिट कलर प्रोफाइल। उसके अलावा यहाँ FPS, यानी कि मैंने इसे 23.976 यानी कि 24 FPS में शूट किया हुआ है। ये 4K है और इसके अंदर 2 चैनल है, जैसा कि हमें अपने ऑडियो मीटर में भी नजर आ रहा है। एंड ये ऑडियो 48,000 हर्ट्ज का है एंड ये लिनियर PCM है, जो कि एक ऑडियो क्वालिटी है। इसके नीचे हमारे पास ये शो हो रहा है क्लिप डिटेल्स, जो कि इसी क्लिप का मेनली डिटेल्स है, लाइक स्टार्ट एंड टाइम कोड, स्टार्ट फ्रेम ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड फ्रेम ये है, एंड शॉर्ट फ्रेम रेट, बिट डेप्थ वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्लिप डिटेल्स ही नहीं, हमारे मेटा डेटा में बहुत सारे इंफॉर्मेशन कैटेगरीज है, जिसे ओपन करने के लिए यहाँ एज पर ये सॉर्टिंग ऑप्शन दिया गया है, जिसे हम क्लिक करेंगे एंड अब ये सारे ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं, जिसे हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक शॉर्ट एंड सीन। तो ये अब हमें शॉर्ट एंड सीन का मेटा डेटा दे रहा है, जो कि अभी खाली है। इसका मतलब इस फुटेज का हम यहाँ डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, कीवर्ड्स, पीपल कौन कौन से
हैं, क्लिप कलर, शॉट, शीन, टेक, एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं, विच इज रियली हेल्पफुल। इसके अलावा एक और है कैमरा डिटेल्स, जो कि इस तरह का है। सो अगर आप चाहो तो मैनुअली आप इनके डिटेल्स सेव कर सकते हो, लाइक कैमरा टाइप, कैमरा मैन्युफैक्चरर, कैमरा आईडी वगैरह, जो कि आई डोंट नो कि इतना इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एक क्लिप डिटेल्स, जो कि आपको शो करता है अपना क्लिप डिटेल्स डिफॉल्ट, एंड एक है शॉर्ट एंड सीन, जहां से आप इसे कस्टमाइज करते हो। सो अभी के लिए मैं अपने ऑडियो को बंद कर रहा हूं ताकि ये बड़ा हो जाए। एंड फाइनली अगर हम इसे दोबारा क्लिक करें और यहाँ से ऑल ग्रुप करें तो ये सारे ग्रुप पूरे एक्सपैंडेड व्यू में हमें मिलेंगे, जिससे हम इस तरह से पूरा देख सकते हैं और जो जो हमें फिल करना है, नोट्स वगैरह फिल कर सकते हैं। सो इसी के बारे में मैंने बात किया था इंट्रो में कि मीडिया पेज के अंदर हम अपने क्लिप को लाते हैं, रीनेम करते हैं, उस पर नोट्स ऐड करते हैं, लेबल लगाते हैं, तो हम ये इसी पैनल से करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली थोड़ी देर में करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये इंस्पेक्टर टैब। इंस्पेक्टर टैब हमारे क्लिप का प्रॉपर्टीज होता है, जिससे हम इसके सर्टेन वैल्यूज को चेंज कर पाते हैं, लाइक ये जूम, पोजीशन। अभी के लिए अपना मेटा डाटा मैं बंद करूं तो ये एक्सपैंड होकर दिखेगा यहाँ। एंड इस तरह से हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज लाइक रोटेशन एंगल, पिच, याव, क्रॉप या इस तरह के बहुत सारे यहाँ प्रॉपर्टीज हैं, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में दिखने वाले हैं। सो अभी मैं इसे कोलैप्स कर रहा हूँ और सिर्फ यहाँ मेटा डाटा एंड ऑडियो ओपन कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक कैप्चर पैनल है, जो हम इस कोर्स में यूज नहीं करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट हमारे पास ये श्रिंक एंड कोलैप्स, यानी कि हम इन टैब ग्रुप को इस तरह से श्रिंक या एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि हमारा मीडिया पूल यहाँ बड़ा हो जाए। तो मैं अभी इसे श्रिंक कर देता हूँ ताकि हमारा मीडिया पूल इस तरह से बड़ा दिखे। इसके बाद हमारे पास जो मेन एक और पैनल है वो है ये मीडिया स्टोरेज। हमारा मीडिया पूल ये है, मीडिया स्टोरेज ये है। तो सुनने में ये एक जैसे लग रहे हैं और आप हो सकता है कि इनमें आप कंफ्यूज करो। सो ये जो मीडिया स्टोरेज है, वहां पे आप देख सकते हो आपके ड्राइव, जो आपके कंप्यूटर में मौजूद ड्राइव हैं या डिस्क हैं, वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, जी ड्राइव एंड ई ड्राइव, जो कि एग्जैक्टली मेरे फाइल एक्सप्लोरर में है। इस तरह से वही सेम चीज आपको यहाँ मिल रहा है आपके मीडिया स्टोरेज में, जहां से आप एग्जैक्टली अपने फाइल एक्सप्लोरर की तरह अपने फुटेजेस, मीडिया फाइल्स को फाइंड करोगे और यहाँ इंपोर्ट करोगे। सो ये जो पैनल है वो DaVinci Resolve का पार्ट नहीं है, ये सिंपली आपके फाइल एक्सप्लोरर की तरह है, जहां पर आपके वीडियो सेव हैं आपके प्रीव्यू करने के लिए एंड चेक करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ से इस एलिमेंट डी ड्राइव को ओपन करूं और जाऊं अपने प्रैक्टिस फाइल्स एंड डे 1 में, तो मुझे यहाँ 2 फोल्डर मिल रहे हैं जहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिस फाइल्स रखे हुए हैं। सो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ माइक 2 और ये है मेरे कुछ फुटेजेस। ये सिंपली मान लो कि जैसे हम अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं और इस तरह से हमारा फुटेज जहां है वहां नेविगेट करते हैं, लाइक दिस प्रैक्टिस फाइल्स एंड डे 1 एंड माइक 2, और यहां से इसे प्ले कर रहे होते हैं। उसी तरह से हमारा ये मीडिया स्टोरेज है, जो हमारे इस काम को बहुत ज्यादा इजी एंड स्मूथ बनाता है। अब बार बार हर एक स्टेज में हम उस फाइल एक्सप्लोरर को खोलेंगे, उसमें जो वीडियोस हैं उसे चेक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने मीडिया पूल में। ये बहुत ही लेंथी काम हो जाता है, इसलिए DaVinci Resolve के मीडिया टैब के अंदर हमें मिलता है ये मीडिया स्टोरेज, जहां से हम इसे डायरेक्टली उसी लोकेशन में नेविगेट कर सकते हैं एंड यहाँ से सिंपली हवर करके प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। इवन इसे मीडिया पूल में इंपोर्ट किए बिना ही हम इसे प्ले कर सकते हैं एंड इसका जो ऑडियो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं, विच इज रियली अमेजिंग। सो दैट इज योर मीडिया स्टोरेज, और ये जो मीडिया पूल है वो आपका प्रोजेक्ट का पार्ट है। जब तक आप मीडिया स्टोरेज से कोई फुटेज इंपोर्ट नहीं करते हो अपने मीडिया पूल में, तब तक वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट मीडिया स्टोरेज आपके प्रीव्यू, आपके चेक करने के लिए है, ताकि आपको सारा फोल्डर, सारा फाइल्स एक साथ इंपोर्ट करना ना पड़े, जिसके बाद आपको एक हेडेक हो जाएगा कि हाँ मुझे कौन कौन से फाइल रखने हैं और कौन कौन से फाइल मीडिया पूल से डिलीट करने हैं। इसके बजाय आप सिंपली यहाँ से चेक करो, जिसे रखना है रखो, वरना छोड़ दो जहां पे वो है, राइट। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर मीडिया पेज। अब हम समझते हैं कि जब हम DaVinci Resolve के अंदर कोई मीडिया फाइल या फुटेज इंपोर्ट करते हैं अपने ओरिजिनल लोकेशन या SD कार्ड से, तो वो कैसे इसे ट्रीट करता है। सो वी नो कि जब भी हम कोई फुटेज शूट कर रहे होते हैं या तो स्मार्टफोन से या तो कैमरा से, तो उसका अपना एक सर्टेन नेम होता है, प्रॉपर्टीज होता है, लाइक रेजोल्यूशन यानी कि वो कितने साइज का है, लाइक 4K या HD है, FPS यानी कि हमने उसे कितने FPS पर शूट किया हुआ है, डेट यानी कि हमने उसे कब शूट किया है, कैमरा मेटाडाटा यानी कि उस कैमरा का कलर प्रोफाइल क्या है, वो कितने बिट्स में शूट कर रहा है, कौन से कोडिंग में शूट कर रहा है, लाइक MP4, H.264, H.265 या व्हाटएवर। तो कुल मिला के हर एक क्लिप का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है एंड ये ओरिजिनल फाइल्स हम अपने डिस्क या SD कार्ड पे रखते हैं और वहां से DaVinci Resolve में इन्हें इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हम इसे इंपोर्ट करते हैं उसका एक लिंक क्रिएट होता है, यानी कि हमारे ओरिजिनल फाइल्स जहां है वो वहीं पे सेव्ड है, जस्ट DaVinci Resolve उसका एक लिंक क्रिएट कर रहा है इन मीडिया पूल। तो जब हम इन ओरिजिनल फाइल्स को मीडिया पूल में इंपोर्ट करते हैं तो वो जस्ट उन ओरिजिनल फाइल्स का लोकेशन रीड कर लेता है एंड आपको एक तरह से एक कॉपी बना के दे रहा होता है इन मीडिया पूल। जिसके बाद हम मीडिया पूल के सारे फंक्शंस, फीचर का यूज करके अपने क्लिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें रीनेम करते हैं, उसमें कोई नोट ऐड करते हैं, लाइक उस ओरिजिनल फाइल का ऑडियो अगर 2 चैनल था तो हम हो सकता है मीडिया पूल में मिलाकर उसे 1 चैनल वाला कर दे, यानी कि मोनो कर दे। उसके अलावा हम उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, उसे अलग अलग तरह के फोल्डर्स या बिन में ऐड करते हैं ताकि हम उन्हें इजिली
एक्सेस कर पाए। बट ये जो सारे चेंजेस जो हम मीडिया पूल में कर रहे होते हैं वो हमारे ओरिजिनल फाइल को टच नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है, लोकेशन रीड करता है, वो फाइल्स वही रहते हैं, बस उसका एक कॉपी यहाँ हम एडिट कर रहे होते हैं एंड सेव कर रहे होते हैं। सो दैट इज हाउ DaVinci Resolve एंड मीडिया पूल ट्रीट्स द ओरिजिनल मीडिया फाइल्स व्हिच आर लोकेटेड इन आवर डिस्क। सो जैसा कि अब हमने मीडिया टैब का एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया है, इनके मेन टैब्स एंड कुछ फंक्शंस को सीख लिया है, अब बाकी है इसे प्रैक्टिकली जीरो से अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने की। सो मैं अपने इसी डेटाबेस में रहूंगा और यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करूंगा। सो ये प्रोजेक्ट मेरा एक वर्टिकल वीडियो होने वाला है जो कि रील्स एंड शॉर्ट्स के लिए होगा एंड ये एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग रील होने वाला है। सो मैं टाइप करता हूँ प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग रील्स एंड यहाँ क्रिएट करूंगा। यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ ओपन हो चुका है। अब हम जाएंगे इस कॉग आइकन पर और यहाँ इसका टाइमलाइन रेजोल्यूशन मैं चेक करूंगा 4K पर, 4K अल्ट्रा एचडी एंड अब इसे यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन करूंगा। देन यहाँ से टाइमलाइन फ्रेम रेट करूंगा 29.97। आई थिंक मैंने इसी फ्रेम रेट पर अपना फुटेज शूट किया हुआ है और बेसिकली इंस्टाग्राम रील्स इसी फ्रेम रेट को ज्यादा सूट करती है। उसके बाद मैं सेव करूंगा एंड देन वी हैव आवर प्रोजेक्ट। इसके बाद सबसे पहले अपने मीडिया पूल में रहकर हमें अपना फुटेज इंपोर्ट करना है, जो कि हम अपने क्लिप्स को अपने स्टोरेज से यानी कि मेन लोकेशन से यहाँ मीडिया पूल में इंपोर्ट कर रहे होंगे। और इंपोर्ट करने के लिए DaVinci के अंदर 2-3 ऑप्शंस है। फर्स्ट, इसी ब्लैंक स्पेस पर अगर आप राइट क्लिक करते हो और चूज करते हो इंपोर्ट मीडिया या फिर Ctrl+I शॉर्टकट की, तो यहाँ आपका एक्सप्लोरर खुलेगा, फाइल एक्सप्लोरर, और सिंपली यहाँ से आपको नेविगेट करना है आपके लोकेशन पर जहाँ पे वो सारे फाइल्स हैं। तो ये प्रैक्टिस फाइल्स में है, Day 1 एंड देन माइक। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक माइक का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जिसके फुटेज ये सारे हैं। सो अभी मैं इन सारे को सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। देन इंपोर्ट करते ही हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि है चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। सो अभी क्या हो रहा है, जो हमने अभी DaVinci का प्रोजेक्ट फ्रेम रेट रखा हुआ है वो है 29.97 यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और जो हमने फुटेज शूट किया होगा वो हो सकता है कि 24 का हो या 60 का हो, यानी कि फ्रेम रेट उसका डिफरेंट है। इसलिए पूछ रहा है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो फाइल्स को उसका फ्रेम रेट आपके प्रोजेक्ट से डिफरेंट है, तो क्या उसी फुटेज के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट फ्रेम रेट भी चेंज कर दूं? तो अगर आप इसमें चूज करोगे चेंज, तो आपका जो प्रोजेक्ट फ्रेम रेट था डिफॉल्ट वो 29 से चेंज हो जाएगा, जो भी आपका फुटेज का फ्रेम रेट रहेगा। अगर आप डोंट चेंज करोगे तो ये एज इट इज रहेगा। तो मैं डोंट चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे 30 FPS प्रोजेक्ट फ्रेम रेट पर ही काम करना है। सो मैं डोंट चेंज करूंगा एंड देन ये हमारा सारा फुटेज इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि अगर मैं अब इनमें से किसी को क्लिक करूं तो मुझे ये इसका फ्रेम रेट शो कर रहा है, जो कि ये वाला क्लिप 30 FPS का ही था, बट इसने फिर भी वो डायलॉग बॉक्स दिया क्योंकि इन सारे क्लिप्स में से कोई ना कोई ऐसा फुटेज होगा जो 30 नहीं बल्कि किसी और फ्रेम रेट का होगा। तो ये वाला जो फुटेज है वो है 60 FPS का, क्योंकि मैंने 60 FPS में शूट किया था ताकि मैं इसका स्लो मो क्रिएट करूं। दैट इज व्हाई वो हमें पॉपअप नजर आया था। सो ये आपका फर्स्ट मेथड टू इंपोर्ट एनी मीडियाज टू योर मीडिया टैब। सो मैं इन सारे को भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट करूंगा, बिकॉज हम देखेंगे अब सेकंड मेथड टू इंपोर्ट एनी मीडिया फाइल। सो सेकंड मेथड के लिए मैं जाऊंगा अगेन फाइल एक्सप्लोरर में, देन हमारा डी ड्राइव जहाँ पे ये फुटेजेस है, प्रैक्टिस फाइल्स, Day 1, माइक 2, और अब मैं इन्हें सिलेक्ट ऑल करूंगा यहीं से एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मुझे फिर से वही चीज पूछ रहा है, तो मैं अभी डोंट चेंज करूंगा देन ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जस्ट लाइक एनी अदर ऐप। सो मैं वापस से सिलेक्ट करूंगा एंड देन डिलीट करूंगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं हमारा फास्टेस्ट एंड बेस्ट वे टू इंपोर्ट एनी मीडियाज। सो इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे अपने मीडिया स्टोरेज में एंड जहां पे हमारे वही वॉल्यूम या डिस्क शो करेंगे, हमें जस्ट उस ड्राइव को ओपन करना है इस एरो की से, ट्वेल डाउन करना है इसे एंड देन हमारा ये मास्टर DaVinci Resolve इसे भी ओपन करेंगे हम, देन प्रैक्टिस फाइल्स एंड देन हमारा Day 1 एंड देन हमारा ये माइक 2। इसके अंदर हमारे पास ये सारे फुटेज हैं जो कि ओरिजिनली हमारे डिस्क में है। सो अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं, जो फुटेज चाहिए उसी को हम अपने मीडिया पूल में लाएंगे एंड जो नहीं चाहिए उसको हम वही रहने देंगे। हमें सारे को इंपोर्ट करके उसके बाद उनको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंथी काम हो जाती है। जो मेरे फाइल्स यूजेबल है उसी को मैं लाऊंगा एंड रेस्ट में अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रहने दूंगा। सो फर्स्ट है हमारा ये, इसे मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा जस्ट ट्रायल टेक था, आई कैन सी दिस एंड देन ये फुटेज, ये भी मेरा एक ट्रायल है, थर्ड भी ट्रायल है एंड ये फोर्थ वाला भी ट्रायल है जहां पे मैं साफ कर रहा हूँ टेबल एंड देन ये 2174 मेरा मेन टेक है। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे मीडिया पूल में, देन ये सेम वही चीज पूछ रहा है तो डोंट चेंज। उसके बाद ये एक है जो मैं बी रोल्स के लिए यूज करूंगा, सो ये है एक और ये है। सो ये दोनों क्लिप सिमिलर लग रहे हैं, बट यहाँ इस आई बटन पर अगर हम क्लिक करें तो ये है मेरा 30 FPS एंड ये फुटेज है 60 FPS का। तो इससे मैं स्लो मो अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा, तो मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके एंड देन ये
ये हमारा माइक ऑडियो एंड देन हमारा ये ऑडियो फाइल। ये ऑडियो फाइल क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको जस्ट थोड़ी देर में इसी क्लास में। सो अब मैंने अपने मीडियाज इंपोर्ट कर लिए हैं जो कि इस माइक का अनबॉक्सिंग था। अब मैं जा रहा हूँ एक और फोल्डर जो कि इसी प्रैक्टिस फाइल्स में ही है जो कि है लेंस, और इसके अंदर भी जो फुटेजेस है वो मैं यहाँ रिव्यू करूंगा एंड देन इंपोर्ट करूंगा। सो आई थिंक कि ये मेरा सही टेक है तो मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये बी रोल के लिए लेंस अनबॉक्स करने के बाद तो इसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड इस लेंस वाले शूट का भी मैं इस तरह से ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर लूंगा। सो अब हमने हमारे सारे यूजेबल फुटेज इंपोर्ट कर लिए हैं जो कि हमारे मेन टेक्स्ट थे। अब आ रही है इन्हें रीनेम करने की एंड ऑर्गेनाइज करने की। जिससे पहले मैं बताऊंगा कि इन्हें रीनेम करना एंड ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है और हम इसे प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल जहां पे मैंने रीनेम एंड ऑर्गेनाइज करने का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। सो सबसे पहले मेरा यहाँ एक फुटेज है जिसका नेम है ये। सो लेट्स से मैंने अपना फुटेज शूट किया और जब मैंने अपने कंप्यूटर में उसे लाया तो उसका नेम कुछ इस तरह का था, MVI2170.mp4। सो आई नो कि मेरा कैमरा इस सीरीज से रीनेमिंग एंड नंबरिंग कर रहा है, तो 2170, 2171, 23 ऐसे चलता रहेगा और इसी तरह के 50, 60, 100 फुटेज बन जाएंगे उसमें। और जब हम उन फुटेजेस को अपने SD कार्ड से निकाल कर अपने कंप्यूटर में ले आएंगे एंड देन लेट्स से उस SD कार्ड को फॉर्मेट कर देंगे जो कि हम यूजुअली करते हैं, तो वापस से जब हम अपने कैमरे से कोई दूसरा फुटेज शूट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा कैमरा यही कुछ नंबर का फुटेजेस कैप्चर करे। लाइक अगर हमने 2170 SD कार्ड से निकाल दिया, कंप्यूटर में ले आया, वहां से डिलीट कर दिया, तो हो सकता है कि हमारा कैमरा अगेन यही नेम से फुटेज शूट करना स्टार्ट कर दे, उसी तरह से 2170, 1 2 3 4 50 तक, मतलब 50 फुटेज और इसी नेम के हो गए हैं। उसके बाद जब हम इसे लाएंगे कंप्यूटर में दोबारा से और डेंची में काम कर रहे होंगे या फिर किसी भी तरह से अपने क्लाइंट को दे रहे होंगे या फिर कुछ भी काम कर रहे होंगे इसको लेकर, तो डेफिनेटली हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है वीडियो का जो सेम नेम हमें दिखा रहा है और दोनों ही वीडियोस अलग अलग है। दैट इज वाई हमें अपना फुटेज हमेशा अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने एडिट के अकॉर्डिंग रीनेम करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐसा ही करो, बट यू कैन सी एन एग्जांपल कि मैंने कैसे किया है। सो मेरा एक फुटेज था, मैंने इसे अपने माइक के अनबॉक्सिंग के लिए शूट किया है, तो मैंने लिखा DJI Mic 2 Shot 1 क्योंकि ये फर्स्ट था। उसके बाद उसी तरह के मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हो गए, तो मैंने उसे लाया, सारे को रीनेम किया 1 2 3 4 5। किसी में कुछ अलग था तो मैंने कुछ अलग डाल दिया, लाइक वाइड एंगल या फिर ट्राइपॉड शॉट या मूविंग शॉट। तो हम चीजें रीनेम में कर सकते हैं, बट हम वो सब चीज भी डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज नेम में, बट उसके लिए मीडिया पूल में अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रीनेमिंग की। हमें अपने फाइल्स को इस तरह रीनेम करना है जो हमें अच्छे से पहचान में आए, और जब वो बहुत सारा फाइल्स बन जाए तो हम उसे एक फोल्डर या बिन में जिसका नेम होगा DJI Mic 2 वीडियोस उसमें डाल दे, जहां पे हमारा ये सारा शॉर्ट्स रहेगा, शॉर्ट्स 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें अपने फाइल्स को हमेशा रीनेम करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो और उसे हम 10 साल बाद भी खोले तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये कौन सा फाइल था, कैसे हमने इसे शूट किया था और क्यों शूट किया था, राइट। सो यही चीज हम यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा एंड रीनेम करने के लिए मैं इसी क्लिप के नेम पर डबल क्लिक करूंगा और ये मुझे इसे एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। अब मैं इसे नेम दूंगा DJI Mic Shot 1, देन सेकंड, और ये रहेगा हमारा DJI Mic Shot 2। ओके, देन ये सेम जाएगा हमारा कैनन लेंस। सो या तो हम अपने क्लिप के नेम पर डबल क्लिक करेंगे या तो हम F2 प्रेस करेंगे तो भी ये रीनेम का ऑप्शन हमें मिलेगा। सो ये है कैनन लेंस शॉट 1 या 1 लिख सकते हो आप। सो मैं सारे को 1 कर देता हूँ, अभी इससे भी मैं शॉर्ट हटा देता हूँ ताकि थोड़ा शॉर्ट नेम रहे, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो है वो 2 होगा एंड ये है हमारा 1। ओके, सो ये इसके रीनेम है एंड देन ये ऑडियो है जिसे हम आगे जाकर रीनेम करने वाले हैं। देन बारी है इसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यहाँ इसी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बिन क्रिएट करेंगे, न्यू बिन, एंड इसका नेम दे रहा हूँ मैं कैनन लेंस। ओके, एंटर, देन एक और बिन एंड ये रहेगा हमारा DJI Mic 2। एंड हमें क्या करना है, हमें इनके रिस्पेक्टिव फुटेजेस को सिलेक्ट करना है और इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर मूव करना है इस तरह से। इनके ऑडियो फाइल्स भी, तो ये है लेंस का एंड ये है माइक का। सो नाउ वी आर अ लिटिल बिट ऑर्गेनाइज। सो अभी हम अपने मास्टर टैब में है। रिमेंबर दैट मास्टर टैब हमारा मेन प्लेग्राउंड है मीडिया पूल का। इसी के अंदर हम चाहे तो कोई सिंगल फाइल रख सकते हैं या फिर हम इस तरह से फोल्डर्स क्रिएट करके उस पर मूव कर सकते हैं। सो अंडू कर रहा हूं मैं इसे एंड इसके बाद हम इसे डायरेक्टली यहाँ मास्टर टैब से एक्सेस कर सकते हैं 1 by 1 और वी कैन सी यहाँ एक बटन है बिन लिस्ट को हाइड करने के लिए, सो दैट वी कैन हाइड दिस टैब ऑल्सो, जो कि हमें अभी जरूरत नहीं है। सो हमने यहाँ 2 फोल्डर रखे हुए हैं। अगर हम किसी फोल्डर के अंदर घुस जाते हैं और वहां हमें सॉरी मैंने यहाँ DJI Mic वाला भी फुटेज रख दिया है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल X कर रहा हूँ और बैक जा रहा हूँ। बैक जाने के लिए आपको ये एरो की है अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हो तो, एंड यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करना है। एंड ऑल्सो मैं इसे एक्सपैंड ही कर देता हूँ अभी के लिए ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। इसके बाद हम चाहें तो अपने फुटेजेस के लिए मेटा डेटा यानी कि शॉर्ट, सीन, टेक वगैरह डाल सकते हैं जो किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए होता है। लाइक
टीवी सीरियल्स, अलग अलग एपिसोड है, वेब सीरीज है, और कोई स्टोरी है किसी में, और बहुत सारे उसमें टेक्स है, अलग अलग सीन है, तो उसमें डालना होता है। जो कि आपने इस तरह का क्लैप बोर्ड देखा होगा, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में यूज होता है। लाइक रोल कौन सा है, सीन कौन सा है, सीन 1 2 3 4 नेम होता है, मतलब अलग अलग सीन्स का, लोकेशन का। टेक 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कितने ट्रायल ले रहे हैं मेन टेक से पहले। देन डायरेक्टर कौन है, कैमरा मॉडल क्या है, डेट क्या है। तो हम इस तरह के सीन, टेक, मेटा डेटा डाल रहे होते हैं, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट से मैं अपने इस माइक वाले को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिप को, और मेरे पास यहाँ मेटा डेटा खुलेगा, जिसमें अभी के लिए मैं अपना ऑडियो बंद कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सपैंड हो खुले। और अभी हमारे पास ऑल ग्रुप है, मैं अभी इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और शॉर्ट एंड सीन चेक कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ लेट्स से DJI माइक अनबॉक्सिंग रील्स और शॉर्ट्स वीडियो, एंड लेट्स से 4K डाल देता हूँ मैं। कमेंट्स कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी इस शॉर्ट के दौरान हो रहा था। तो लेट्स से DJI माइक टू स्पॉन्सरशिप लेट्स से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कमेंट डाल सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है मैं अभी बताऊंगा। कीवर्ड में डाल रहा हूँ DJI एंड एंटर करूंगा तो ये इस तरह का एक राउंडेड स्क्वायर शेप में चला जाएगा, यानी कि टैग की तरह काम करेगा। देन माइक, ओके, तो ये मैंने 2 कीवर्ड्स यूज किए हैं। एंड देन इसके बाद पीपल में छोड़ रहा हूँ। देन क्लिप कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। सो अभी के लिए यहाँ मेरा क्लिप कलर कुछ नहीं है, तो मैं क्लिप कलर लेट्स से ऑरेंज कलर में डाल देता हूँ। देन इसके बाद शॉर्ट लेट्स से 5th था, ये सीन है 1, टेक है 5th टेक, एंगल है वाइड एंगल था पर मैंने जूम किया हुआ था, तो लेट्स से एंगल छोड़ देते हैं। मूव डे नाइट कर देते हैं। इन्वायरमेंट इंडोर या होम स्टूडियो कर देते हैं इसे। शॉट टाइप है ट्राइपॉड शॉट, ठीक है। शूट डे 24 संडे था, ठीक है। गुड टेक, हाँ गुड टेक था। डेट रिकॉर्डेड, और भाई और भी सारी चीजें हैं जो कि आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी क्लिप के लिए मेटा डेटा सेव करते हो, क्रिएट करते हो। उसी तरह से आपको इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बस कीवर्ड्स ऐड कर दे रहा हूँ। कीवर्ड है DJI एंटर एंड माइक। तो कीवर्ड्स मैंने क्यों डाला है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से किसी क्लिप के लिए हम मेटा डेटा प्रिपेयर करते हैं। शॉर्ट एंड सीन का मैंने डाला हुआ है अभी, आप चाहो तो कोई भी अदर का भी कर सकते हो, लाइक कैमरा टाइप, कैमरा मैन्युफैक्चरर, टेक डिटेल्स, ऑडियो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं अभी शॉर्ट एंड सीन में रख रहा हूँ इसे। एंड देन हम आएंगे हमारे एक और ऑर्गेनाइजिंग निंजा के तरफ, जो है हमारा स्मार्ट बिन्स, विच इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज योर मीडिया फाइल्स। तो रिमेंबर मैंने इन दोनों फुटेज के लिए कीवर्ड डाला हुआ था DJI एंड माइक। तो मैं अभी अपने स्मार्ट बिन्स को यहाँ ओपन करूंगा। अगर आपका स्मार्ट बिन्स यहाँ नजर नहीं आ रहा तो आप जाओगे यहाँ इस 3 डॉट में और यहाँ से शो स्मार्ट बिन्स करोगे। अभी के लिए मैं अपना पावर बिन्स बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं आऊंगा कीवर्ड्स में, एंड देन इसे ओपन करने पर मेरे वो दोनों कीवर्ड शो हो रहे हैं जो हमने टैग किया हुआ था। यानी कि हमारे फोल्डर वाले फुटेज पर हमने अपना जो मेन नेम दिया है वो है DJI माइक 1 एंड 2। मान लेते हैं कि ये 100 वीडियोस है। 100 क्लिप को मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ एक कीवर्ड लगा दिया DJI एंड माइक। उसके बाद और 100 क्लिप डाले, वो अलग थे। फिर 100 डाले, वो भी अलग थे। मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ क्लिप, 100 300 अभी बता रहा हूँ, बट यस बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में 300 400 क्लिप होते हैं। सो लेट्स से अगेन कि DJI माइक शूट का मैंने 100 क्लिप इंपोर्ट किया और उसके लिए ये कीवर्ड लगा दिया ताकि हमारा स्मार्ट बिन उन्हें फाइंड कर सके अमंग दोस 300 फाइल्स जो कि यहाँ और भी हैं। तो इसलिए हम अपने किसी सर्टन टाइप्स वाले फुटेजेस में कीवर्ड लगाते हैं ताकि हमारा स्मार्ट बिन इसे तुरंत कैच कर पाए, इसलिए कीवर्ड्स बना हुआ है। उसके अलावा हमारे पास कलेक्शंस है जहां पे हमारा स्मार्ट बिन्स ऑटोमेटिकली हमारे मीडिया पूल को रीड करके या कुछ बिन्स क्रिएट करता है। स्मार्ट बिन्स लाइक वीडियो क्लिप्स कौन कौन से हैं, तो ये 4 हैं, ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर दिया है। ऑडियो क्या क्या है, 2 है। डायलॉग है नहीं है, म्यूजिक नहीं है, इफेक्ट्स नहीं है, साइलेंस नहीं है, अनकैटेगराइज्ड ये है, मतलब ये सारे में आ रहा है, एंड ये सब कैटेगराइज्ड। तो ये स्मार्ट बिन्स बहुत ही तगड़ा वे है हमारे क्लिप्स को बाय कीवर्ड्स और बाय गुड टेक फाइंड करने के लिए। इसके अलावा स्मार्ट बिन्स के अंदर ही हमें ये टाइमलाइंस मिलता है। टाइमलाइंस के बारे में हम समझेंगे आगे आने वाले एडिट टैब एंड कट टैब के अंदर। बट ये जो स्मार्ट तरीके से टाइमलाइंस क्रिएट हो गया है स्मार्ट बिन्स के अंदर, वो हमारे किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टाइमलाइंस हमने किसी भी फोल्डर में कोई भी टाइमलाइन रखा हुआ है तो ये तुरंत कैच कर लेता है एंड यहाँ टाइमलाइंस हमें शो कर देता है, जो कि आई थिंक आई कैन शो यू। तो मैं जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पर एंड अगर अपना स्मार्ट बिन्स यहाँ भी ओपन करूँ सो यू कैन सी बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। यू कैन सी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारे फुटेजेस हैं, बहुत सारे ऑडियो फाइल्स हैं। तो स्मार्ट बिन्स हमारा इस तरह से क्रिएट हुआ है। टाइमलाइंस हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है 8। उसके बाद कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स एक्चुअली इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ है क्योंकि ये सारे हमारे ओवरलेज है, एरो वगैरह इसमें आ रहे हैं, ये सेम रिपीट हो रहे हैं, एरो एरो एंड स्क्वायर एंड ट्रांजिशन इसलिए। उसके अलावा इसी कीवर्ड्स पैनल को हम पूरा एक्सटेंड कर दे तो मेरे पास ये डेट बाय डेट है, मीडियाज
एनिमेटेड, उसी को ये कैटेगराइज कर दे रहा है। एंड देन कलेक्शंस में हमारे पास वही स्मार्ट कैटेगरी आ रहे हैं, वीडियो क्लिप्स के ये हैं, ऑडियो ओनली, डायलॉग्स नहीं है, म्यूजिक, इफेक्ट्स, साइलेंस वगैरह वगैरह। सो मैं इसे क्लोज करता हूँ अभी के लिए। सो दैट इज हाउ योर स्मार्ट बिन्स वर्क इन मीडिया पूल। इसके बाद हम आएंगे अपने इस वाले सेक्शन में जो कि हमारे मीडिया पूल का व्यू ऑप्शन है। सो ये हमारे पास है एक थंबनेल व्यू का जूमिंग ऑप्शन, जिससे हम इनका एक बेटर प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें मैंने ये क्लिप कलर लगाया हुआ है, यू कैन सी दैट नाउ। देन इसके बगल में हमारे पास ये 3 ऑप्शन है इन्हें व्यू करने के लिए। थंबनेल व्यू में है तो मैं लिस्ट व्यू में करूं तो ये लिस्ट व्यू में आ रहा है अब इस तरह से, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी पे रहकर काम कर लेता हूं वंस आई हैव रीनेम्ड माय फुटेजेस। तो मैंने जब अपना फुटेज को रीनेम ही कर लिया उसके बाद मुझे थंबनेल व्यू में जाने की जरूरत नहीं है आई गेस। मुझे लिस्ट व्यू में रहकर ही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेंगे, जो कि बहुत सारे यहाँ है, जिसके बाद मुझे इनके साथ क्या करना है उसको डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी। सो नाउ यू कैन सी यहाँ बहुत सारे डिटेल्स आ रहे हैं, लाइक स्टार्ट टाइम कोड, एंड टाइम कोड, ड्यूरेशन, फ्रेम्स किसके कितने हैं, ऑडियो टाइप क्या है, ऑडियो वीडियो दोनों है इसमें ऑडियो है सिर्फ, रेजोल्यूशन क्या है, 4K है, FPS क्या है, ऑडियो चैनल्स कितने हैं, फाइल पाथ क्या है, ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, वीडियो कोडेक क्या है, ऑडियो कोडेक क्या है, डेट मॉडिफाइड क्या है, देन डेट एडिट क्या है, एंड देन ऑनलाइन स्टेटस ओरिजिनल है। इसके अलावा यू कैन सी यहाँ हर कॉलम में हमें ये एरो मिल रहे हैं जहां से हम इन्हें इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने इस क्लिप नेम में क्लिक किया तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो गया। अब मैं वापस से क्लिक करूंगा तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है वो क्लिप नेम से नहीं बल्कि ड्यूरेशन से हो, यानी कि इसके लेंथ के अनुसार। तो मैं इसे क्लिक करूंगा तो 4 मिनट का ये है फर्स्ट में, देन 7 मिनट एंड देन 15 मिनट्स, देन फ्रेम के अनुसार ऐसे हो जाएगा, देन टाइप, रेजोल्यूशन, FPS, एज सिंपल एज दैट। तो मैं अभी इसे क्लिप नेम में कर रहा हूं एंड देन इसी कॉलम पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, जो कि अभी जो चेक्ड है हमें वही शो हो रहे हैं। अगर हम इन सारे मेटाडेटा को चेक कर दें तो ये सारे मेटाडेटा यानी कि इंफॉर्मेशन हमें इन कॉलम्स में नजर आएंगे। सो अगर मैं अभी जाकर चेक करूं कीवर्ड, सो मैंने कीवर्ड लगाया था, यू रिमेंबर दैट। मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक कीवर्ड का सेक्शन आ चुका है, व्हिच इज अमेजिंग। यू कैन सी अब आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ एक बड़े लेवल पर इस तरह से काम होता है, तब जाके उतना हैवी टास्क इन जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत ही इजीली हो पाता है। उसके बाद अगर मैं वापस से इसी कॉलम पर राइट क्लिक करूं और यहां से अब लेट्स से बिट डेप्थ ऑन करूं, देन गुड टेक ऑन करूं, या दैट्स इट। सो अब मुझे बिट डेप्थ आ रहा है, 10 बिट्स से मैंने शूट किया है इसे, कलर डेप्थ, एंड देन हमारा जो टेक था वो है यहाँ, ये वाला हमारा गुड टेक है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करूं अगर और वापस से यहाँ जाऊं अपने शॉर्ट एंड सीन मेटाडेटा में और यहाँ से गुड टेक को चेक कर दूं तो अब ये भी क्लिप हमारा गुड टेक हो जाएगा। और इवन ये गुड टेक वाला जो बार अभी साइड में आ रहा है हम इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं एंड समवेयर अराउंड यहाँ रख सकते हैं ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो। सो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड एंड गुड टेक वगैरह, जिससे हमारा क्लिप यहाँ तुरंत मुझे पहचान में आ जा रहा है। इसका मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बड़े लेवल पर हमें अपने क्लिप में ही सब नहीं लिख देना है कि हाँ ये DJI Mic 2 है भाई, ये गुड टेक है, ये माइक और DJI का रिव्यू है और वगैरह वगैरह। पूरा कहानी मुझे नहीं लिखना है यहाँ, मुझे जस्ट इसका नेम लिखना है। बाकी का काम जो है इसे कैटेगराइज करने का, इसे फिल्टर करने का, वो DaVinci Resolve उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझाने का मेरा यही मतलब है। ये सारे फाइल के मेटाडेटा का ऑप्शन आपको आपके सेम मीडिया स्टोरेज में भी मिलते हैं, जो कि यहाँ इस तरह से है। ये थंबनेल व्यू, ये लिस्ट व्यू और ये सर्च बार जहां से आप अपने मीडिया को सर्च कर सकते हो, लाइक 216567 जो भी। ठीक है, उसके अलावा आपके पास है ये थंबनेल जूम इन वाला ऑप्शन, जो कि DaVinci के हर पैनल में ये सारा हो रहा होता है, हर जगह आपको दिखेगा ये जूम वाला ऑप्शन, ये शॉर्ट मेथड, ये व्यू ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है अपने मीडिया फाइल्स को सी करने का, वो है ये मेटाडेटा व्यू, जहां पे हमारे क्लिप के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन आ रहे होते हैं, लाइक उसका डेट, टाइम कोड एंड नेम वगैरह। सो दैट इज नॉट दैट हेल्पफुल फॉर मी, मैं अपने लिस्ट व्यू में ही रह रहा होता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है जहां से हम अपने मीडिया पूल को पता नहीं क्यों स्प्लिट करेंगे। आई नो कि क्यों स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे क्लिप्स हो जाएंगे तो हम उन्हें लाइक इस तरफ मैंने ये फोल्डर ओपन कर दिया और इस पर मैंने ये फोल्डर ओपन कर दिया, और जिससे मुझे यूज करना था मैंने वहां से ही अपना काम किया। इस तरह से ये सारी काम हो सकती है बड़े लेवल पर। यहाँ ये तो हमारा छोटा सा एक रील वाला है, तो ये चीज तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद ये सर्च ऑप्शन, जहां पर हम अपने मीडिया फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। देन हमारे पास ये सॉर्ट मेथड है, जो कि हम यहाँ से कर रहे थे क्लिक करके, वही चीज हम यहाँ बाय क्लिप नेम, बाय डेट क्रिएटेड या फ्लैग्स टाइप के मेथड से सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 डॉट है, जहां से हम अपने किसी टैब को, लाइक स्मार्ट बिन्स यहाँ हमारा ओपन है, पावर बिन्स हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपके में भी ये नजर आ रहा होगा, इसलिए मेरे में भी नजर आना चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है जिसे हम फर्दर एडिटिंग करते वक्त समझेंगे। सो अभी के लिए मैंने जो भी यहाँ कुछ किया हुआ है, अगर मैं इसे यहीं रहने दूं और अपने DaVinci Resolve के मीडिया टैब से किसी और टैब में स्विच करूं, तो मैंने बताया हुआ है कि हमारा मीडिया टैब हर टैब में शेयर हो रहा होता है, विच इज रियली अमेजिंग। इसका मतलब आपका अगर कोई छोटा टास्क है तो आप डायरेक्टली अपने एडिट टैब में रहो एंड मीडिया पूल में ही रहो, यहाँ से ये ब्लैंक रहेगा मान लो, और यहीं पे अपना फोल्डर बनाओ, मीडिया इंपोर्ट करो बाहर
बाहर से और काम करो, छोटा अगर प्रोजेक्ट है तो। वरना बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा आपको साफ सुथरा सजाने वाली अगर आप चीजें करना चाहते हो तो आप मीडिया पूल में पहले रहो, मीडिया टैब में, वहां पे सजा लो, अच्छे से अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, अपना मीडिया फाइल्स सेटअप कर लो। देन उसके बाद कट टैब, देन एडिट टैब, देन फ्यूजन टैब, यहाँ पे ये होता है मीडिया पूल हमारा। कलर टैब में भी होता है मीडिया पूल, फेयरलाइट में भी होता है ये मीडिया पूल, यहाँ रहा। एंड देन हमारा डिलीवर पेज, जहाँ पे नहीं होता है, सॉरी यहाँ तक होता है क्योंकि डिलीवर पेज ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्ट करने के लिए। सो द बेस्ट थिंग अबाउट आवर मीडिया टैब या मीडिया पूल कि जो भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे पेज में शेयर हो रहा होता है, सारे पेज में हमें नजर आ रहा होता है। सो नाउ वी हैव कम डाउन टू आवर लास्ट टॉपिक एंड दैट इज सिंकिंग ऑडियो विथ वीडियो। सो नॉर्मली किसी भी तरह के प्रोडक्शन या शूटिंग में कैमराज होते हैं जो वीडियो शूट करते हैं, जो मोस्टली सब्जेक्ट से या जो डायलॉग बोल रहे होते हैं उनसे दूर होता है और इनके माइक का क्वालिटी भी बहुत ही खराब होता है। इसलिए इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो आपको बहुत ही खराब सुनाई देता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर कैमरे का माइक क्वालिटी बहुत ही खराब होता है। इसलिए शूटिंग के समय फ्रेम से हटके यानी कि कैमरा से थोड़ा सा हटके एक माइक रखा जाता है जो कि प्रोफेशनल होता है और थोड़े से एडवांस लेवल का होता है क्योंकि उसमें नॉइज कैंसलेशन एंड सम अदर एडवांस फीचर होते हैं जो एक अच्छा ऑडियो साथ साथ रिकॉर्ड करता है। तो जब भी इस कैमरा से कोई शॉट लिया जाएगा तो माइक को भी वहां ऑन किया जाएगा एंड दोनों का ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद उन्हें किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिक्स किया जाएगा ताकि वो वीडियो अच्छा साउंड करे। सो द बेस्ट वे टू डू दिस कि हम उन्हें एक साथ अलाइन कर दे। लाइक ये हमारा कैमरा वाला वीडियो है जिसमें बहुत ही खराब ऑडियो है। सो अब हम अपने इस अच्छे वाले ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसे इस तरह से अलाइन कर सकते हैं ताकि ये एक साथ यहाँ सिंक हो जाए। उसके बाद हम इस बैड ऑडियो को सिंपली डिसेबल कर सकते हैं या तो म्यूट कर सकते हैं ताकि जो हमारा फाइनल रेंडर हो वो हमारे इस अच्छे वाले ऑडियो का हो। एंड यही चीज हम DaVinci के अंदर अब कर रहे होंगे। सो यू कैन सी मेरा ये दो फुटेज है माइक का। सो क्विकली मैं अभी के लिए इसे थंबनेल व्यू में कर रहा हूँ। देन ये है मेरा फर्स्ट शॉट जो कि इतना बड़ा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड सेकंड वाला जस्ट मेरा एक बी रोल है जहां पे मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। सो अगर आप इन कैमरा ऑडियो को सुनो तो ये बहुत नॉइज दे रहा है। यू कैन सी एक्चुअली मैंने ये जो अनबॉक्सिंग किया हुआ है बहुत ही रॉ किया हुआ है, यानी कि मुझे एक म्यूजिक वाला अनबॉक्सिंग नहीं बल्कि एक रॉ नेचुरल साउंड के साथ जो अनबॉक्सिंग होता है वो मुझे करना था एडिट। इसलिए मैंने क्या किया, अपना शूटिंग किया जिसमें मुझे ये ऑडियो मिला बहुत खराब है एंड इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे इस वाले मॉनिटर के पीछे मैंने अपना फोन रखा हुआ है जहाँ पे मेरा माइक ऑन है जो रिकॉर्ड कर रहा है साउंड। सो इस तरह से ये रिकॉर्ड हुआ एंड देन मैंने ये कैमरा का वीडियो यहाँ इंपोर्ट किया। उसके साथ साथ मैंने ये अपने नथिंग फोन 1 जो कि मेरा एक फोन है उसका मैंने ये ऑडियो लाया है यहाँ सेपरेटली रिकॉर्ड करके जो कि मच क्लीनर एंड बहुत ही अच्छे साउंड कर रहा है। वैसे मुझे ऐसा रॉ एडिटिंग करना था साउंड इफेक्ट्स के साथ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो का खराब ऑडियो निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और इस वाले क्लिप को इसके साथ यूज करना पड़ेगा। जिसे करने के लिए हम ऑफ कोर्स यूज करेंगे ऑडियो सिंक। तो कंट्रोल होल्ड करूंगा मैं यहाँ से, इसे क्लिक करूंगा एंड देन इस ऑडियो को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड देन ऑटो सिंक ऑडियो। यहाँ से मैं वेवफॉर्म करूंगा एंड देन रिटेन एम्बेडेड ऑडियो, यानी कि अगर आपको वीडियो का भी ऑडियो जो है वो रिटेन रखना है, मतलब डिलीट नहीं करना है, रिटेन करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करो एंड रिटेन वीडियो मेटा डाटा, यानी कि इस वीडियो का डिटेल्स आपको रखना है रिटेन। तो आप इसे चेक करोगे एंड वेवफॉर्म सिलेक्ट करके यहाँ से सिंक करोगे। टाइम कोड आपका एक अलग वे है सिंक्रोनाइज करने का, जो एक बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि आपके कैमरा में एंड माइक में दोनों में ही एक क्लॉक होता है टाइम कोड स्टार्ट करने का। उस क्लॉक को स्टार्ट करते हैं दोनों, एक वीडियोग्राफर एंड एक माइक जो होल्ड करता है वो। तो वो चीज किसी किसी कैमरा में एंड माइक में होती है, वो चीज हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ वेवफॉर्म यानी कि ऑडियो के इस वेवफॉर्म से अलाइन कर रहे हैं। तो हम इसे सिंक करेंगे एंड ये एनालाइज करेगा एंड ये सिंक कर देगा। सो अब अगर हम इसे डबल क्लिक करके सुने तो अभी भी हमारा ये वीडियो का ऑडियो हमें सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो एम्बेडेड रिटेन किया हुआ है। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिप एट्रीब्यूट्स करूंगा एंड देन ऑडियो में जाकर इसका जो एम्बेडेड है मैं उसे म्यूट करूंगा एंड देन यहाँ से ओके करूंगा। एंड अब अगर मैं इसे सुनूं तो अब ये एकदम क्रिस्प साउंड आ रहा है, राइट? You can hear that। तो मैं इस तरह का अनबॉक्सिंग का बात कर रहा हूँ जो कि बहुत रॉ होता है एंड ट्रेंड में अभी है। पीटर मैकेनिन या फिर जो भी प्रोफेशनल्स है वो अब म्यूजिक यूज नहीं करते हैं अनबॉक्सिंग में, वो जस्ट रॉ अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो मैंने ये ऑडियो सिंक कर दिया जो कि मेरे फोन का था। आई नो कि थोड़ा सा इसमें नॉइज है, उसे हम काउंटर करेंगे हमारे एडिटिंग में जो कि आने वाले क्लास में होगा। तो इस तरह से हम अपने इन कैमरा एंड सेपरेट माइक का ऑडियो सिंक कर रहे होते हैं विच इज रियली हेल्पफुल। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, क्योंकि किसी किसी को अगर ये वाले ऑडियो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ समझ
समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अभी समझ में आएगा। सो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वन ऑफ माई प्रोजेक्ट। सो ये है मेरा एक नॉर्मल सा यूट्यूब का इंट्रो एंड ये है उसका ऑडियो फाइल जो कि मैंने इस कैमरा जो यहाँ आपको दिख रहा है उससे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड इस वीडियो में जो ऑडियो है बहुत ही खराब है, बहुत ही एको कर रहा है, बहुत ही बैड क्वालिटी का ऑडियो है। एंड ये जो ऑडियो है वो मेरे कन्वर्ट करेंगे एनिमेटेबल माइक का है, ठीक है। तो अभी के लिए पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊंगा और इसे वर्टिकल से ऑफ करूंगा हॉरिजॉन्टल में ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे इस तरह से। एंड इसे कंट्रोल होल्ड करूंगा, इनको को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड देन ऑटो सिंक ऑडियो वेवफॉर्म सिंक। आपको बार बार रिटेन एम्बेडेड करने की जरूरत नहीं है, बार बार क्या कभी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसे रिटेन कर रहा हूँ। मे बी आगे कोर्स में कभी काम पड़े तो मुझे उसे डिलीट नहीं करना है, मुझे रिटेन करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसे सुनूं कैसे क्रिएट कर, ओह सॉरी, मैं फिर से मुझे एम्बेडेड म्यूट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, क्लिप एट्रीब्यूट्स एंड देन एम्बेडेड म्यूट, ओके। एंड अब के अंदर डाविंची के अंदर डाविंची के बारे में तुम लोगों में से बहुत से लोग मुझे क्रिस्प एंड अलाइन गाजी एडिटिंग स्टाइल के बारे में, यू कैन सी माय माउथ के बारे में तुम लोगों में से बहुत से लोग मुझे ईमान गाजी एडिटिंग स्टाइल के बारे में, ठीक है, एकदम ऑन पॉइंट है। सो या इस तरह से हम अपने मीडिया पुल के अंदर कैमरा फुटेज वाले ऑडियो एंड अपना सेपरेट ऑडियो को सिंक कर रहे होते हैं इन जस्ट वन क्लिक। सो गाइस दैट इज इट फॉर डे 1। आई होप कि आपको ये डे 1 का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन इट्स पीस आउट।